नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुर्तज़ा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार दिन। और देखिए, एक छोटी सी डिप आई थी, तब भी बिल्कुल भी मार्केट में घबराहट नहीं, और उस डिप में वापस बाइंग आई। वापस हम डे हाई के करीब ट्रिपल सेंचुरी निफ्टी पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली, बैंक निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी 0.25% की रैली। किसी भी तरीके से देखिए आप, मार्केट बहुत शानदार मूड माहौल में। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का तूफान, नए शिखर पार करने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी की रफ्तार, 1000 पॉइंट से ज़्यादा तेजी के साथ 55,300 के हुआ पार। बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी में भी रौनक। इधर निफ्टी भी लगातार 5वें सेशन में तेजी के साथ 24,200 के पार। मिड कैप शेयर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। अच्छे नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पहुंचे नए शिखर पर। दोनों पर ब्रोकरेजेस हुए बुलिश। एचडीएफसी बैंक में जेफरीज ने और नवामा ने और सीएलएसए ने मैक्विरी ने दी करीब 2300 रुपए के लक्ष्य। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी 20% तक के अपसाइड की जताई उम्मीद। बाजार में आज आईटी का दिख रहा है दम। इंडेक्स 3.5% उछला। आगे की अच्छी कमेंट्री और मार्जिन में सुधार से टाटा एलेक्सी करीब 8.5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर टेक महिंद्रा 6% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। इन्फोसिस भी नतीजों के बाद 3.5% ऊपर। एनर्जी, पावर, ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी। सीएलए की बुलिश रिपोर्ट से गेल करीब 5% भागा। एचओईसी, आईओसी के साथ साथ अदानी पावर, टाटा पावर शेयर भी करीब 4 से 5% तक ऊपर। सोने में रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी। एमसीएक्स पर भाव 96,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के पास पहुंचा। सोने की तेजी में गोल्ड फाइनेंस शेयर चमके। मुथूट फाइनेंस में 4% की रैली। इधर एमसीएक्स का शेयर भी 5% मजबूत। कराएंगे आईटी दिग्गज एचसीएल टेक के चौथी तिमाही के नतीजे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में दिख सकता है हल्का दबाव। मार्जिन्स में भी करीब 100 से 150 बेसिस पॉइंट की कमी संभव। साथ ही हेवल्स, एमएनएम फाइनेंस समेत वायदा की 4 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है। और अगर रिकवरी आई तो फिर से मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी ही उसको लीड करेगा। देखिए, बैंक निफ्टी सबसे मजबूत इंडेक्स है और बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और बैंक निफ्टी साइन दे रहा है कि नया ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है। और मुझे हैरानी नहीं होगी इस अर्निंग सीजन के एंड तक अगर बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई हिट करे। बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत है, ये इस चैनल पर लगातार चर्चा हो रही है। निफ्टी भले ही नए हाई पे ना पहुंचे, लेकिन बैंक निफ्टी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो न्यू हाई पर बैंक निफ्टी। स्वागत है आप सभी का शो में। श्रेया वीरू में रहेंगे अगले 1.5 घंटे। सभी गुड आफ्टरनून। श्रेया वीरू, आपको भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट के लिए एक शानदार दिन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, हमने बात की थी ये जब आई थिंक वीडियो को भी याद होगा कि जब बुल हॉस्पिटल में था कि वो देख सब कुछ रहा था, और वो जिस दिन बाहर निकलेगा वो एक एक करके सबका हिसाब बराबर करेगा। और अब वो हिसाब चुकता कर रहा है। बुल ने सब कुछ देखा है और एक एक करके अब सबका हिसाब चुकता कर रहा है। बैंकिंग के बेस का तो सबसे पहले हिसाब चुकता हो गया था, वो तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हो गया था। बाकी जो बचा कुचा था वो आज हो गया। और अब आईटी के बेयर्स की बारी आई है। अब आईटी के बेयर्स की बारी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा एलेक्सी। मैं फिर कह रहा हूँ, टाटा एलेक्सी के नंबर्स बहुत ख़राब थे, लेकिन ये मार्केट है, पोजीशनिंग इतनी ख़राब थी कि इतने शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव स्पार्क और 9% की यहाँ रैली आ गई। अब जब बुल दौड़ता है तो यही होता है, जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते आए होंगे। और रैम्पेजिंग बुल के सामने कोई नहीं आना चाहता, शेयर भी नहीं आना चाहता एक्चुअली। ये हालत होती है जब बुल इस तरीके से दौड़ता है। तो अब सवाल ये है कि कहाँ तक दौड़ेगा। फुल फोर्स में सारे इंजन फायर कर रहे हैं आज तो मार्केट के लिए। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बैंकिंग चला, रुका नहीं बिल्कुल भी, और साथ में आईटी चला। मतलब ये बहुत लोगों का ये व्यू था कि शायद बैंकिंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आई। और आईटी भी चला उसके साथ साथ। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह बेसिकली आज रौनक ही रौनक है। तो आज एंजॉय करने वाला दिन है बुल के लिए। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एंजॉय करने वाला दिन है। नो मंडे ब्लूज, इनफैक्ट मंडे ग्रीन है आज। जिस तरीके से खरीदारी आज बाजार में देखने को मिल रही है, चौतरफा खरीदारी, बस एक एफएमसीजी पॉकेट थोड़ा सा डगमगाया है इन रेड ट्रेड करता हुआ, लेकिन चौतरफा खरीदारी आज बाजार में आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट एट डे हाई, काफ़ी दिनों से दिन का इंतजार था जो कि आज होता हुआ दिखा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, सबसे अहम सवाल, कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? क्या सच में मार्केट का मूड अब बहुत ही पॉजिटिव हो गया है? अब ऐसे में इस मार्केट को कैसे नेविगेट करें? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? क्या राय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए श्रेया, क्या होता है ना, जब वो डोनाल्ड ट्रंप को अकल आई थी और उन्होंने वो टैरिफ डेफर किए थे, उस दिन मैंने एक व्यू लिया था कि निफ्टी बहुत जल्द आपको 24,000 पे दिखेगा एक्सपायरी से पहले। उस दिन जिस दिन छुट्टी थी, मैंने और वीरू ने शो भी किया था, आई थिंक वीरू को अच्छे से याद होगा। उस समय भी ये व्यू लिया था कि 24,000 बहुत जल्दी हिट होगा निफ्टी पर। बहुत लोगों को लगा था कि कहीं मैं 23,000 तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट एक्सट्रीम पे काम करता है। जब मार्केट चलना शुरू होता है तो वो इस तरीके से चलता है, जब गिरना शुरू होता है तो भी वो इसी तरीके से गिरता है। अब करना क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, अब 23,800 23,900 जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था, अब वो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया है। और मैं तो अगर एक जैसे कहते हैं ना, स्टिकिंग माई नेक आउट, अगर मुझे बोलना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब 23,800 23,900 शायद इस साल के लिए अब एक बॉटम बन जाएगा। अब इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ भी बोलेंगे, मार्केट उस पर उतना रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हर गिरावट पर पोजीशन ऐड करें और 23,800 का स्टॉप लॉस रखें। एक्सपायरी का हफ्ता है, कवरिंग और बढ़ सकती है। और एक बात, बीच बीच में इंट्राडे डिप्स मिलेंगी, जैसे कि अभी मिली थी आधे घंटे पहले, उसका फ़ायदा उठाएं, उसमें पोजीशन ऐड करें बेसिकली। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हमने 56,000 का पोजिशनल व्यू लिया हुआ है कि 56,000 तक का पोजिशनल व्यू होगा। हाँ, अब दिक्कत यह है कि इसमें आप एंट्री अब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, यह सवाल बहुत टफ है। लेकिन 54,000 से 54,500 तक की अगर कोई गिरावट मिल जाए, और कई बार मार्केट दे देता है आपको गिरावट किसी भी कारण से, वो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो भी है, मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। वीरू, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी शानदार मोमेंटम है मार्केट में, और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक भी प्ले आउट हो रहा होगा वो काफ़ी। बिल्कुल अनुज, यकीन मानिए स्टॉक स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। और मैं दो स्टॉक्स वो लेके आया हूँ अनुज, जहाँ जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है, पर इंट्राडे में थोड़ा लिक्विडेशन है तो हम कंसिडर कर सकते हैं। और एक स्टॉक वो जो लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। पहला रखूंगा चोला फाइनेंस। स्क्रीन पे आइए, करीब करीब 4.25% हुआ है, बट स्टिल हमें ये नहीं देखना है कि चला क्या है। ये ऑलमोस्ट अब अपना 27 सितंबर का स्विंग हाई काटता हुआ, जरा प्लीज़ इसका ओआई देखिए एक बार। क्लोजर टू एक्सपायरी 1654, प्रीवियस स्विंग हाई को सितंबर के टच करता हुआ और उसको क्रॉस करता हुआ। प्लीज़ ज़रा फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। अच्छी बाइंग सुबह से, और ये चार्ट्स टिपिकली अगर आप देखें एक राउंडिंग बॉटम में कन्वर्ट हो चुका है। अनुज, बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में। एक हो गया 1654 पे चोला फाइनेंस, दूसरा है बीएससी। इसने आज अपना 17 जनवरी से लेकर, इनफैक्ट ये CY25 के हाईएस्ट लेवल पे, आपकी स्क्रीन पे आप शॉर्ट कवरिंग देखिए, 10% ओआई शेड हुआ। मैं इनफैक्ट सुबह ये डेटा देखा था करीब 11 बजे से, चोला का और बीएससी का। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, इंट्राडे में 6300 का हाई लगाया, थोड़ा सा लिक्विडेशन आया उसके बाद, लेकिन फिर जरा अगर आप इसके मई फ्यूचर्स को देखिए, ऑल टाइम हाई। ये दो स्टॉक्स शानदार स्टेट्स, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो फ्यूचर्स के हों, या फिर नेक्स्ट मंथ की रीडिंग हो। और एक है आरती इंडस्ट्रीज, मतलब रिवर्सल जनरेट करने वाले में दो स्टॉक्स हैं मेरे पास। एक आरती जिसने आज 50 डिमा के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया। लुक एट मे फ्यूचर, 5.5% बिल्डअप, लोअर ट्रैजेक्टरीज में अच्छा एडिशन हुआ है यहाँ पर। एक ये, और एक अशोक लेलैंड। यहाँ पर अशोक लेलैंड फाइनली, जैसे कि आप अनुज कह भी रहे थे सुबह कि इट्स टाइम टू फोकस ऑन ऑटो नाउ, अशोक लेलैंड ने बहुत खूबसूरती से अपनी आज इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के जो हाई ट्रैजेक्टरीज है, उस स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की, उसको छुआ। मे फ्यूचर्स में बाइंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये 4 स्टॉक्स, 2 बीएससी चोला स्ट्रॉन्ग, और रिवर्सल में आरती इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ ऑटो। अनुज, ऑटो पे ही प्रश्न पूछता हूँ आपसे मैं। हम सुबह बात भी कर रहे थे इस बात को लेकर। देखिए, आईटी में एक रिवर्सल है और बैंक्स चल चुके हैं, एनबीएफसी चल चुके हैं। क्या ऑटो को थोड़ा सा देखना चाहिए इस वक्त, और ऑटो पे व्यू क्या आपका, क्योंकि ओवरसोल्ड स्पेस ये भी था? आई थिंक बीरू, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। आई थिंक हमने 920 या 925 पे डिस्कस किया था, आप और मैं दोनों शो में थे।
कि ऑटो और रियल एस्टेट दो सेक्टर्स जिनके फिनेंसियर्स ने इतना शानदार मुंह दिखा दिया, तो ये क्यों नहीं दिखाएंगे। और अगर ये रेट सेंसिटिव्स की रैली है तो ये भी आगे बढ़ेगी। ऑटोज में बस मार्केट को ना एक टैरिफ को लेकर मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, टेस्ला की एंट्री को लेकर मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। मेरे ख्याल से वो सब फियर्स जो है ना वो बेमानी है। अभी मार्केट को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके लिए बिल्कुल आपने सही बात कही। और ये दोनों रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, ऑटो और रियल एस्टेट। मैं दोनों क्लब कर देता हूँ बार बार। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जगह काफ़ी है इसमें भी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, इसमें आप रहें लेकिन लीडर्स के साथ, अच्छे स्टॉक्स के साथ, जैसे आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे ख्याल से अभी बाकी फैसिनेशन से बचें आप। जो थोड़ी सी फैसिनेशन होती है ना किसी और स्टॉक में डालने की, उसके बजाय ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से रिलेटिवली जो चार्ट पर भी स्ट्रांग हैं, बेसिकली जो लगातार 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई लगाते आए हैं, उन स्टॉक्स पर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो वो मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। या तो फिर जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प है, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है, वहाँ थोड़ा सा आप बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक दो स्टॉक्स हैं जिनको मैं अभी भी थोड़ा सा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो उनमें, जैसे मारुति हो गया या ओला हो गया। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनमें आप थोड़ा सा बचें, बट अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स जानते हैं और कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे। श्रेया जी, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि हालांकि हम थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे, आईटी में आज एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लगभग ये पूरा इंडेक्स 2.5% से ज़्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस आप देख लीजिए रिजल्ट पर टॉप गेनर्स में, कोफोर्ज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा 0.6% करीब चढ़ गए। तो सवाल यहाँ पे ये, क्या आईटी का जो बुरा दौर था वो गुजर गया है, अब फेथ वापस से आता हुआ इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर? नहीं, वो नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी दोनों के नंबर्स ख़राब थे। आप जो मर्जी कह दें लेकिन नंबर ख़राब थे। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ नंबर की नहीं होती है, पोजीशनिंग की होती है। टाटा एलेक्सी आज सुबह मुझसे थोड़ा सा मैं एक्चुअली सुबह इस चीज़ को सुबह नहीं नोट कर पाया था, बाद में मैंने नोटिस किया था कि टाटा एलेक्सी में 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था फ्यूचर्स में, और पोजीशनिंग इसकी बहुत ख़राब थी। आप इसका 3 महीने का चार्ट देखिए टाटा एलेक्सी का, किस तरीके से मार्केट ने इसको पनिश कर दिया था। एक चीज़ और जो आज हमने सुबह डिस्कस करी थी वो लार्ज कैप आईटी को लेकर थी कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब स्टॉक्स में गिरावट नहीं है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा। भले ही चले ना ये स्टॉक्स, चल गए वो अलग बात है। सुबह बात ये होती है कि गिरेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि और कुछ नहीं तो डिविडेंड यील्ड आपके पास इतनी स्ट्रांग है, जैसे इन्फोसिस है, ये उस बात है कि गिरेगा नहीं। एडीआर भी गिरा था लेकिन पोस्ट मार्केट आर में चल गया था वो। तो सुबह आज आई थिंक सिर्फ हमारा एक चैनल था जिस पर ये इन्फोसिस पर पॉजिटिव व्यू लिया गया था, बाकी हर चैनल पे तो नेगेटिव व्यू था। सिर्फ हमारे चैनल पर भी पॉजिटिव व्यू एटलीस्ट लिया गया था कमेंट्री में कि आईटी में नेगेटिव मत होइए अब इस लेवल पर। लेकिन श्रेया मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करूँगा, अभी भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि आप जाके, जैसे आज फॉर एग्जांपल सब लॉक स्टॉक एंड बैरल सारे आईटी स्टॉक चल रहे हैं, बीट एंड डाउन आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कि अब कोफोर्ज है, टाटा एलेक्सी खुद है, एम्फेसिस है, ये सब काफ़ी चल रहे हैं। हो सकता है काफ़ी हद तक इसमें शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई अग्रेसिव होकर बाइंग करने की ज़रूरत है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप अगले 5-6 महीने में बाय करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आगे जाते हुए अगर एक सेक्टर है जहाँ पे रैली के फेल होने का रिस्क होगा तो वो आईटी होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ट्रंप के टैरिफ वगैरह का इम्पैक्ट है, रिसेशन का जो फियर का है वो है। प्लस आप एक और चीज़ नोटिस करिए, डॉलर रुपये की स्ट्रेंथ देखिए आप। पिछले क्वार्टर तक तो आप डॉलर रुपये की वीकनेस का एक टेलविंड दे रहे थे इनको, 88 तक पहुँच गया था डॉलर रुपये, अभी 85 पर आ गया। 3 महीने मतलब ये करेंसी की भी तो हेडविंड होगी ना, उसको इतना वो उसको कोई कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ठीक है, आज शॉर्ट कवरिंग है, एंजॉय करिए उसको, हो सकता है कुछ और दिन भी शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़े। लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना है और उसमें अगर आपको स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो वो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स में मिलेगी, वो आपको बैंकिंग में मिलेगी, एनबीएफसी में मिलेगी, ऑटो में मिलेगी, रियल एस्टेट में मिलेगी, एफएमसीजी में मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात होगी। वो पहले सारे स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर जहाँ पे अच्छी खरीदारी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है और ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा, आप इनफैक्ट पूरा आईटी पैक आज तेज़ है, तो 5% की तेज़ी यहाँ। इंडसइंड बैंक देखिए 4.5% तेज़ हो गया। बजाज फिनसर्व 52 वीक हाई पर ये स्टॉक अपने 0.4% की तेज़ी यहाँ पे। श्रीराम फाइनेंस 2.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया आज के सत्र में। एनबीएफसीज में
जबरदस्त खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिलेगी। टाटा एलेक्सी नतीजे खराब, फिर भी स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है 9% की तेजी। यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया आज के सत्र में एकदम से उछल गया, 9% करीब तेज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदारी यहाँ पे भी हुई है 5% ज्यादा, और HDFC AMC में भी लगभग आपको 5.25% की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जो चढ़ते बाजार में भी गिरकर कारोबार कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स उसमें से एक लगभग 1% से ज्यादा टूटा। HDFC लाइफ 2.25% करीब टूट गया। ITC इनफैक्ट आप देखेंगे पूरा FMCG पैक ही अभी उस पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC में 0.1% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कुछ और काउंटर्स अगेन FMCG पैक से मैरिको देख लिए, वरुण बेवरेजेस 2.5% मैरिको टूटा, वरुण बेवरेजेस 1.5% से ज्यादा। इंडियन होटल्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1.5% करीब, और गोदरेज कंज्यूमर टूट कर रह रहा है कारोबार लगभग 2%। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और क्रम में समझाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम जाएंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालवा, अमित सेठ और शिल्पा राउत के पास। 2:15 पर आशीष वर्मा आपको बताएंगे टाटा एलेक्सी क्यों दौड़ गया आज के सत्र में। 2:20 पर यतिन बताएंगे आपको ICICI बैंक और HDFC बैंक में कौन है दमदार सबसे ज्यादा। 2:35 पर HCL टेक के नतीजों का पोल लेकर आएंगे आशीष वर्मा। साथ ही दीपाली राणा हैवेल्स के नतीजों का प्रीव्यू देंगी, और मिताली जैन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नतीजों का अनुमान बताएंगे आपको। 2:45 पर FIs के एक्शन पर खराब इनफैक्ट खास रिसर्च लेकर आएंगी मिताली जैन। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:05 पर ये बताएंगे डीलिंग रूम में कौन से स्टॉक्स पर होगा फोकस। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड वही रहेगी जो आज वीरू ने बात की थी, आरती और अशोक दोनों में से एक चॉइस है। मैं आरती ले लेता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। आरती ट्रेड करा है 422 के आसपास से, बिल्कुल मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 440 का है, टॉप होगा 416 का, ज्यादा नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, कल ओवर स्पिल भी हो सकता है, लेकिन 440 450 पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न आरती। गाबा सर ये आपने स्कूल के प्रिंसिपल की तरह बात कर दी कि आरती या अशोक दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मार्क्स हम आरती को दे देते हैं। जी चलिए ठीक है, ये आरती होगी। एक्चुअली अशोक लेकिन पिछले कुछ दिन पहले मैंने दिया था, उसका टारगेट 220 था, वो अचीव हो गया, इसलिए मैंने बोला छोड़ दो उसको, और कुछ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ वीरू कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, अब कोई बात नहीं। चलिए आपका आरती की तरफ झुकाव है तो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन देना है ना। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी पहला पिक आरती इंडस्ट्रीज ही था। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आई अग्री विद 450 to 480 टारगेट्स। यहाँ पे नेक्स्ट चॉइस मुझे यहाँ पे ATGL अदानी टोटल गैस भी अच्छा लग रहा है। एक अच्छा खासा टर्न अराउंड है फ्रॉम लेवल्स ऑफ 600। ये 600 होल्ड करता है तो 680 इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। तो अदानी टोटल गैस में आप लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 600 फॉर टारगेट्स ऑफ 680। ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 620 का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो रफली 12.50 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 7.5 रुपए का मेंटेन कर सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 20 से लेकर 24। बिल्कुल। तो वीरू कुछ चीज़ें बदलती नहीं है ना। स्कूल में भी अगर चॉइस आरती और अशोक में होती थी तो प्रिंसिपल साहब आरती को चूज़ करते थे। आज भी गाबा सर ने आरती को ही चूज़ कर। ये बिल्कुल है। और जब कॉपी जचती थी ना अनुज, सरकारी स्कूलों में तो ऐसे ही होता था, स्पेशली मैथ्स की टीचर की और साइंस की। वो जो 4-5 लड़के ट्यूशन नहीं पढ़ते थे या फिर जो आइडेंटिफाइड होते थे, सबसे पहले उनकी कॉपी चेक होती थी। हाथ गरम मास्टर जी की वहीं से होते थे, है ना, याद है? केवी की याद आ जाती है, स्पेशली 7th to 9th 10th। टेरिबल था, टेरिबल। खास बिल्कुल सही बोला आपने, खास तौर से सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हाँ मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ तो इसके लिए मुझे अच्छे से याद है। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। श्योर। तो गाबा सर और शिल्पा जी की ट्रेड हो गई है। अब राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए मेरी नजर साइंट पे है। साइंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। सेकेंडली यहाँ पे 10 और 20 डे में का जो आप कह सकते हैं कि मूव था, दैट इज अबाउट 10 और 20 डे में। इनफैक्ट 20 डे में सरपास हुआ है। नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे में। तो साइंट का जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 1300 से लेके 1320 का। तो साइंट हम बाय करेंगे 1240 के ऊपर बाय करना है। 1247 अभी करंट प्राइस है, तो 1240 के ऊपर बाय, 1220 का स्टॉप लॉस। ओके मीनवाइल मार्केट की स्ट्रेंथ देखिए आप इस समय
वोडाफोन भी चल रहा है, मतलब 9% ऊपर इस समय वोडाफोन आइडिया, ये मतलब ये मार्केट है आज की, वोडाफोन भी चल रहा है, तो फिर आज तो बिल्कुल बल्ले बल्ले मार्केट के, बुल्स के बल्ले बल्ले। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड पिक किया? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा मॉर्निंग वाला ही ट्रेड रहेगा। 10 बजे फेडरल बैंक दिया था लगभग 198 के लेवल्स पे। यहाँ काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और जिस हिसाब से कैंडल आज बना है इसका, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल और वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे कंटिन्यूएशन में बाय रखना है। 199 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रिवाइज हो जाएंगे 210 के। ओके, यहाँ पे 200 के तक के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। फेडरल बैंक 202.9 पे। सुबह भी पैनल की अगर आप देखें, जो एक कॉल थी वो मेरे ख्याल से मानस की थी। ये मानस भी है खैर इस कार्यक्रम में। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा मानस इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, इंडस टावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर लगातार हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और कल ही स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 390 का था उसको ब्रीच किया था। मेरे ख्याल से अब ये 430-35 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडस टावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 399 के रहेंगे और टारगेट 417 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडस टावर में। चाहे तो 410 वाला मे मंथ का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 27 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी। ठीक है, इंडस स्टार पसंद आ रहा है मानस जी को। अब चलते हैं, टेक्निकल कॉल्स हो गई पूरी। अब शरद अवस्थी जी, आप बताइए। गुड आफ्टरनून सबसे पहले आपको। मार्केट में तेजी, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं, कहाँ बेट लग सकती है? जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है कैस्ट्रॉल एक डिसेंट बेट साबित हो सकती है। कंपनी की वैल्यूएशन अभी हमें लगता है फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा नीचे है और रिसेंटली कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं जिसका फर्क आने वाले समय में मिलना चाहिए। इवन ईवी पे भी उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। बहुत अब नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं, लेकिन हमें लगता है जो कैस्ट्रॉल एज वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। ऑटो सेल्स में कोई ऐसा स्लो डाउन हमें नजर नहीं आता आने वाले समय में। लगभग 36,000 वर्कशॉप्स तक उनकी प्रेजेंस पहुंच गई है। 1.5 लाख आउटलेट्स पे भी प्रेजेंस है, तो हमें लगता है ये सबका फायदा आने वाले समय में उनको मिलना चाहिए जो एक्सपेंशन उन्होंने किया है। ग्रोथ के लेवल पे EBITDA मार्जिन कंपनी गाइड कर रही है 22 से 25%। हमें लगता है वो आसानी से अचीव हो जाएगा और प्लस ये जो ईवी में जो नए प्रोडक्ट्स ये इंक्लूड कर रहे हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। आइस इंजन में सच कोई स्लो डाउन या टोटल डिफ्लेक्शन की उम्मीद वो नहीं कर रहे अगले 15 से 20 साल में। तो उस हिसाब से हमें लगता है वापस से थोड़ा सा प्राइम फोकस इस कंपनी पे आना चाहिए। अगले साल 11 रुपए के आसपास की कमाई कंपनी रिपोर्ट करेगी। 25 से 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 260 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से कैस्ट्रॉल इंडिया। ओके, कैस्ट्रॉल चलिए इस पर पॉजिटिव हैं। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए स्टॉक जरा एनसीसी का। आई थिंक पिछले थर्सडे भी हम डिस्कस कर रहे थे इस स्टॉक को और यहाँ पर अब अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी और पिछले कुछ मिनटों में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है एनसीसी में। मानस, आपसे डिस्कस किया था मैंने, मुझे याद है पिछले हफ्ते, आई थिंक शायद बुधवार का दिन था वो या मंगलवार का दिन रहा होगा। कोई फ्रेश अपडेट इस स्टॉक पर? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप हायर बॉटम्स का, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 2 दिन पहले प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला था। जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 100 डे मूविंग एवरेज होगा जो कि 230 रुपए है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि जो गैप था, मेरे ख्याल से वो गैप फरवरी में 7 फेब को था, वो शायद वो गैप पूरा फिल करके 240 के आसपास तक के भी टारगेट आप सेट कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपके 217 के नीचे लगाएंगे आप और 240 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, मीनवाइल एक और स्टॉक जरा देखते हैं और ये स्टॉक अब एक फ्रेश उड़ान भर रहा है लिटरली। वीरू, नो प्राइस फॉर गेसिंग। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो है ना? इंडिगो हाँ, इंडिगो 5500 एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए जरा। इंडिगो 5500 क्रॉस हुआ यहाँ पर, 5512 फ्रेश ऑल टाइम हाई और क्या शानदार स्टॉक रहा है। याद रखिएगा 3800 के मौके दिए थे इसने पिछली बार जब ख़राब अर्निंग्स आई थी उसके बाद, और वहाँ से फिर मुड़ के नहीं देखा है स्टॉक ने। अब 5500 का टारगेट यहाँ पर। इससे इस पर एक व्यू ले लेते हैं। 5400 का अब तक का प्रिवेलिंग 52 वीक हाई था, अब 5500। शरद जी,
जिनके पास है वो क्या करें, और अगर किसी ने मिस किया है तो वो क्या करें? जिनसे मिस हो गया उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा भागते हुए स्टॉक को पकड़ना, लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास है तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगले साल 225 रुपए के आसपास की अर्निंग्स है। 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इनिशियली एटलीस्ट 6,000 6,300 से 6,600 इस रेंज के टारगेट्स यहाँ से भी संभव हैं। अगर आपको वो रिटर्न सफाइस करते हैं तो आपके लिए यहाँ भी बाइंग करने के मौके हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी डोमिनेंट पोजीशनिंग है। जिस तरीके से एयरपोर्ट्स वगैरह का एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस फ्यूल प्राइसेस नीचे हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए फायदा ही रहेगा। तो 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो शुरू में 6,300 से 6,600 ये टारगेट रेंज लेके अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आज का स्टॉक ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे, इसकी बात करते हैं। अनुमान के बिल्कुल उलट टाटा एलेक्सी के नतीजे बाज़ार को पसंद नहीं आए हैं। शेयर में आज 10% की तेज़ी है। ऐसा क्या हुआ ये समझते हैं। आशीष के पास चलते हैं। जब हमने हीरो ऑफ द डे की बात की थी तो आशीष मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आशीष को लगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए आपकी भी बात इसके साथ जोड़ लेते हैं। वीरू का समझ रहा था, सॉरी। नहीं, आप वीरो पे बिल मत फाड़िए, सब जानते हैं कि हीरो तो आप ही हैं। चलिए बताइए, क्या इस समय क्या हुआ जो इस तरीके का मुंह आया टाटा एलेक्सी में? वो कहते हैं ना, भाव भगवान छे। वीकेंड में तो सबको नतीजे एक्चुअली, और नतीजों वाकई खराब थे, इसमें कोई शक नहीं। पर हाँ, आज का हीरो ऑफ द डे है, और शायद हो सकता है स्ट्रीट पॉजिटिव्स टटोल रही हो, और हैं भी कुछ पॉजिटिव जो मैं हाईलाइट करता हूं। सुबह चर्चा हो रही थी जब रिजल्ट्स का एनालिसिस हो रहा था कि इंटरनल्स में हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज वर्टिकल 3.5% कांस्टेंट करेंसी में जंप कर रहे थे। ये कह रहे हैं 13 नए कस्टमर्स हमने फाइनेंशियल ईयर में ऐड करे, और अब हम इस वर्टिकल में सस्टेनेबिलिटी और एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक्स और थेरेपीज के सेगमेंट में भी उतर रहे हैं। पर इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल है ऑटोमोटिव्स का। 55% के आसपास रेवेन्यूज वहां से आते हैं, वहां पे दिक्कतें थी। भाई कह रहे थे कि रैंप अप जो होने थे उसमें डिलेज थे। मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही है कि मोमेंटम वापस रिज्यूम होगा Q1 FY26। Q1 मतलब जिस करेंट क्वार्टर में हम हैं, इनका कहना है कि अब यहां से मोमेंटम वापस रिज्यूम होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ मेजर विंस और नए फोरे अनाउंस करे। दरअसल 3 सिग्निफिकेंट डील्स इस क्वार्टर में टाटा एलेक्सी ने अनाउंस करी हैं। 50 मिलियन यूरो की मल्टी ईयर एसडीवी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डील है यूरोपियन ऑटोमोटिव ग्राहक से, जिसका कामकाज इसी महीने अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ये कह रहे हैं। दूसरा, एक $100 मिलियन की मीडिया एंड कम्युनिकेशन के मार्की ऑपरेटर से डील मिली है, जो इनके लिए, इनका कहना है, इस वर्टिकल में इनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। और $10 मिलियन की एक कंसोलिडेशन डील मिली है वीडियो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के लिए। तो 3 माह की डील्स अनाउंस करी। पर मैंने कहा नई डील्स और साथ साथ फोरे। ये कंपनी ने अनाउंस करा है कि ये एरोस्पेस और डिफेंस वर्टिकल में एंटर करेगी, यानी कि इसके लिहाज से एक सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि अब तक 3 प्रोमिनेंट वर्टिकल्स थे, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और मीडिया। अब ये डिफेंस और एरोस्पेस में उतरने की तैयारी करी, जिसमें ये कह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर डिजाइन सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनसे जुड़े इंडिजिनस एफर्ट्स पे फोकस करेंगे। अपडेट एआई रिलेटेड इनका आया था कि 70% वर्कफोर्स हमारी एआई रेडी है, और हमारे पास 500 से ज्यादा डोमेन स्पेशलिस्ट हैं स्पेस में। अच्छा, जब अच्छाई टटोली रहे हैं तो सुबह एक बात हुई थी, डिविडेंड डोल आउट FY25 में 75 रुपए पर शेयर का हुआ है, यानी कि डिविडेंड पे आउट हुआ है 60% का। रीसेंट हिस्ट्री में सबसे तगड़ा डिविडेंड डोल आउट टाटा एलेक्सी ने करा है। और ये स्टॉक साल के हाईज 9,000 प्लस से थर्सडे की क्लोज तक आधा हो गया था, 45% करेक्टेड था। इस साल भी 28-30% का दबाव था, यानी जिस स्टॉक का 70% से प्लस का पी मल्टीपल था, करेक्ट होके 38-39 पी मल्टीपल पे आके खड़ा हुआ था। शायद सारे कंसर्न्स ऑलरेडी भाव में थे, और अब स्ट्रीट पॉजिटिव टटोल रहा है, जो कंपनी खुद कह रही है Q1 ऑनवर्ड शायद ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। ओके, क्या टॉप पी क्या एंटरटेन की थी आशीष ने? 70 कितना बताया आपने? 72 का पी था वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। नाउ इट्स 38-39 है ना? आज की तेजी में वापस 40 के ऊपर चला गया होगा।
शरद जी, आपका व्यू टाटा एलेक्सी पे, और मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई जो था वो करीब करीब 10,716 का, वो लगा था करीब जुलाई 2022 का। Q1 ऑनवर्ड्स जिस प्रकार के माइलेज की और बात की है यहाँ पे मैनेजमेंट ने, और जिस वैल्यूशंस पे अभी ये मिल रहा है, इन सब को देखते हुए और जो प्राइस डैमेज हुआ है, शरद जी आपका व्यू टाटा एलेक्सी पे क्या होगा इस वक्त? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में फॉरवर्ड अर्निंग्स को काफी हद तक डीरेट करके नीचे आई है। जो ओवर एक्सपेक्टेशन थी एक टाइम पे ऑटो बिजनेस में रैंप अप वगैरह की, वो काफी हद तक कम हो गई है। मुझे लगता है 180 के आसपास की एक टाइम पे हम अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन को अभी कब डाउन करके 130-140 पे ले आए FY26 के लिए। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरीके की आउटलुक और कमेंट्री कंपनी ने दी है, चाहे नए वर्टिकल्स में चाहे एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स में, वहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल की तरफ देखें आने वाले समय में। और जिस टाइप की हाई ग्रोथ वर्टिकल्स की कंपनी बात कर रही है, मुझे लगता है 40 तक का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है अभी जो नंबर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें री रेटिंग होती है, बहुत ज्यादा अपसाइड आपको नहीं मिले। लेकिन FY27 के नंबर्स तक मुझे लगता है अभी भी अगर एग्जिस्टिंग नंबर्स भी रहते हैं बिना रेटिंग के भी, तो हम क्या 160-65 रुपए के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस पे 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वो अगर मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड रहती है। तो अगर आप अपने होराइजन को 18 से 24 महीने वाले जोन में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से भी टाटा एलेक्सी में आपको काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी पे ये व्यू फिलहाल। और दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक फोकस में थे आज। ये दोनों नतीजे अच्छे रहे और शानदार तेजी हमने देखने को भी मिली आज के सेशन में। हालांकि हाई से थोड़ा फिसले भी, मुनाफा वसूली स्वाभाविक है जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी दोनों स्टॉक्स की, लेकिन बेहतर नंबर्स की उम्मीद से ये दोनों शेयर एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 7% से ज्यादा दौड़ चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये कि हालिया तेजी के बाद इन दोनों शेयरों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं, और नतीजों के बाद वैल्यूएशन, NPA, निम्स और ग्रोथ जैसे कसौटियों पर कौन बेहतर नजर आ रहा है, HDFC बैंक या ICICI बैंक? ब्रोकरेजेस को इनमें से किस में ज्यादा दम दिख रहा है, ये पूरी एनालिसिस बताने के लिए यतिन मौजूद है मेरे साथ। बताइए यतिन, क्या है एनालिसिस? गुड आफ्टरनून श्रेया। तो ऑब्वियसली यहाँ से जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लोगों का ये सवाल होता है कि ICICI बैंक ज़्यादा चलेगा, HDFC बैंक ज़्यादा चलेगा, ये कौन सा बैंक लीड करेगा? ऑब्वियसली अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 4 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ICICI बैंक ने दिखाया है और पिछले 4 क्वार्टर्स में ICICI बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे। आगे क्या ये चीज़ें बदल सकती हैं, ये देखने के लायक होगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ICICI बैंक लगभग 3 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करता है और HDFC बैंक इससे लगभग 10 से 15% सस्ता आपको 2.6 टाइम प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेजेस हैं, HDFC बैंक में 15 से 20% के आसपास की अपसाइड देख रहे हैं और ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और यहाँ भी जो ब्रोकरेजेस हैं इनको लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी औसतन 20 से 22% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें, जो सबसे बड़ा मेट्रिक होता है, ICICI बैंक ने कंसिस्टेंटली 14 से 15% के आसपास का लोन ग्रोथ दिखाया है। हालांकि Q1 का अगर आप बेस इफेक्ट के कारण नंबर निकाल दें तो सिंगल डिजिट में ही HDFC बैंक की लोन ग्रोथ रही है, क्योंकि RBI से LCR रेशियो कम करने पे तवज्जो दिया गया था। बैंक के मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया और शायद डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसके सामने आपने लोन ग्रोथ में भी कमी देखी है। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं डिपॉजिट ग्रोथ पे, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ICICI बैंक की लोन ग्रोथ लगभग 14-14.5% रही है और HDFC बैंक की उसके सामने काफ़ी फीकी रही है डिपॉजिट ग्रोथ। अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो 14-15% के आसपास ही आपको लोन डिपॉजिट ग्रोथ दिखी है, जो कि ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी कम रही है मर्जर के बाद। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो ICICI बैंक ऑलवेज सुपीरियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स दिखाता है HDFC बैंक के मुकाबले और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा 4.41% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है, जबकि HDFC बैंक का 3.7% के आसपास मार्जिन स्टेबल है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ICICI बैंक की तरह यहाँ। और कहीं ना कहीं इसके कारण भी आपको ICICI बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि शॉर्ट टर्म NIM पे इंपैक्ट होगा रेट कट के कारण, लेकिन क्योंकि इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है तो धीरे धीरे करके अगले 6-12 महीनों में आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार आता हुआ नजर पड़ सकता है। LCR रेशियो जो
HDFC बैंक को तंग कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने जो LCR लिक्विडिटी रेशियो है इसको घटाया है, और अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो 120% के आसपास ये स्टेबल होता हुआ नजर पड़ा है। ये क्वार्टर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन शायद अगर डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप हो जाए ICICI बैंक के लिए तो ये रेशियो सुधर सकता है, और इसके कारण HDFC बैंक ने ज्यादा लोन ग्रोथ भी नहीं की है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो दोनों बैंक एकदम बराबर आपको दिखाई पड़ेंगे नेक टू नेक, क्योंकि जो नेट NP है लगभग 0.4% दोनों ही बैंकों का आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन क्लियरली यहां से दिख रहा है कि HDFC बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बढ़ोतरी में शायद मोर लेग्स हैं, और शायद ICICI बैंक के ओवरऑल नंबर्स आपको स्टेबल होते हुए नजर पड़े आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के लिए। तो बिल्कुल ब्रोकरेजेस को ICICI बैंक में 22% का अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, वो HDFC बैंक में 20% का नेक टू नेक कंपटीशन तो दिख रहा है फिलहाल। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं शरद जी के साथ। बताइए शरद जी, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है, HDFC बैंक या ICICI बैंक? आपने भी यतिन को सुना पूरी एनालिसिस, आपका रुझान, आपका झुकाव किस तरफ है? इन वैल्यूएशंस पे और साइज एडवांटेज देखते हुए मुझे लगता है पॉजिटिव सरप्राइजेस आने के चांसेस ज्यादा यहाँ से प्रोबेबली HDFC बैंक में हैं, क्योंकि जो मर्जर सिनर्जीज वगैरह की हम काफी समय से बात कर रहे थे वो भी तब तो दिखाई दिया नहीं था। अब मोस्ट प्रोबेबली जो डिपॉजिट्स में वो विलफुली डिपॉजिट ग्रोथ को थोड़ा कम रख रहे थे, डिपॉजिट्स उतनी अक्रेव नहीं कर रहे थे, अब यहाँ से उसमें भी स्पीड दिखनी चाहिए। बहुत समय बाद एज अ ग्रुप HDFC बहुत अग्रेसिव हो रहा है, और साइज एडवांटेज ऑब्वियसली ICICI के कंपैरिजन में है अगर आप टोटल एंटिटी को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 2.8 आज की मूवमेंट के बाद 2.8 2.9 के आसपास ही होगा। कंपैरेटिवली मुझे लगता है जो प्राइस टू बुक री रेटिंग में अपवर्ड गुंजाइश है वो HDFC बैंक में ज्यादा है ICICI बैंक के मुकाबले। वहाँ हम लगभग पीक नंबर्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और उसका जो इम्प्रूवमेंट होता है नंबर्स में उसका फॉल थ्रू अगर रिटर्न रेशियोज में भी दिखाई देता है, तो मुझे लगता है HDFC बैंक में री रेटिंग काफी तगड़ी हो सकती है। तो मेरी प्रेफर्ड चॉइस इन लेवल्स पे HDFC बैंक होगी। इनिशियली 2100-2200 रुपए के टारगेट, उसके बाद वहां से और री रेटिंग की गुंजाइश रह सकती है। ओके, चलिए अब काम करते हैं, राजेश पालवे भी जुड़े हैं शो में, उनसे बात करते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्टॉक पिक रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे अपोलो टायर पसंद आ रहा है। अपोलो टायर में अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक कंटिन्यूस बेसिस पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक ने आज 100-डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस किया है। हमें लगता है अपोलो टायर का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 465 480 के टारगेट के लिए, 475 480 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 454 रुपए के आसपास। 54 रुपये का अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, आप बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपोलो टायर्स पे। एक दो स्केप्स और जो इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं। लेट्स ब्रिंग PI इंडस्ट्रीज़, एक बार रखिएगा स्क्रीन पे। प्रकाश सर 3936 एक मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आया इसमें, और मैं इसको इसलिए कंसिडर कर रहा था क्योंकि अब ये CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, 2 माइलेज मिल रहे हैं इसको। ये CY25 के हाईएस्ट लेवल पे है सर, और अगर आपने ड्रॉ कर रखा हो स्क्रीन पे तो इट्स ऑलमोस्ट 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो ये रीगेन कर रहा है 9 दिसंबर के बाद पहली बार है। PI इंडस्ट्रीज़ पे आपका टेक? एक्चुअली PI इंडस्ट्रीज को थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3698 क्योंकि 5-7 दिनों से एक अपमूव मिला है। यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ बेसिकली अब ट्रेड कर रहा है 3698। मेरा फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 3800 का है, फिर 4000 भी है, इसलिए मैं थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं बिल्कुल, अब स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 3630 का एंड पुल इट अलोंग। थोड़ा 2-4 दिन खींचेंगे तो और भी पैसा मिलेगा PI इंडस्ट्रीज। ओके, PI इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर डे हाई पर स्टॉक इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं, गेल। टैरिफ बढ़ोतरी के बाद की उम्मीद के बाद ब्रोकर्स की राय गेल पर काफ़ी बुलिश है। इस पर क्या है पूरा एनालिसिस? वापस एक बार यतिन के पास चलते हैं, तो बताइए। तो यहाँ अनुज जी देखिए, गेल में जो नया कंसल्टेशन पेपर आया है गैस के रेगुलेटर PNGRB का, उसके अंदर टैरिफ के बारे में जानकारी दी गई है, और स्ट्रीट को ये होप है कि 20 से 25% तक मिनिमम गेल का टैरिफ पाइपलाइन गैस के लिए बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स की कमेंट 1 मई तक आनी चाहिए। इसका मतलब ये है लगभग जून के महीने में आपको एक टैरिफ ऑर्डर आएगा जो गेल के लिए पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट CLSA ने काउंटर को अपग्रेड किया है, टारगेट बढ़ा के 210 रुपये कर दिया जो पहले 175 था, और CLSA को लगता है कि कहीं ना कहीं 20 से 25% हाइक जो है आपको मिलती हुई नजर पड़ेगी
जून में जो काफ़ी पॉजिटिव है। हर 10% हाइक के लिए गेल का ईपीएस यानी मुनाफा 10% से बढ़ता है और कहीं ना कहीं यही लॉजिक है 20 से 25% ईपीएस अपग्रेड के लिए। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 248 के साथ इनकी भी खरीदारी की सलाह है। इनको लगता है कि 18 से 20% के आसपास आपको टैरिफ बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर इससे ज़्यादा टैरिफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गेल को और ज़्यादा फायदा होगा और इसीलिए उनको लगता है कि जो करंट एस्टिमेट्स हैं उससे शायद 20% का एक अपसाइड रिस्क बनता हुआ नजर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शायद इनको 20% से अपना अनुमान जो है बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आज गेल के शेयर में लगभग 5 से 6% की इंट्राडे तेजी हम देख रहे हैं। गेल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। स्टॉक डे हाई पर भी 195.63 पे ट्रेड कर रहा है और सारे एवरेजेस के ऊपर बहुत ही शानदार प्राइस परफॉर्मेंस है इसकी। है शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या है? आई मीन 195.63 248 का यहाँ पर भी टारगेट के उल्लेख किया गया था। आप कैसे अप्रोच करना चाहेंगे? इट्स टू फास्ट, मतलब बहुत जल्दी ये प्राइस मूव आ चुका है तो थोड़ा सा हमको कॉशियस भी रहना पड़ेगा। तो अभी एक अप्रोच क्या रखनी चाहिए बताओ ट्रेडिंग, और थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से क्या पर्सपेक्टिव है आपका यहाँ पर? एक्चुअली मेरे अंदर जो देखा जाए तो ये 198 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस शायद वापस मिले, तो अगर ये 198 सस्टेन करता है तो आप 210 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा फॉल में भी मिले आपको, एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू अगर आप रखेंगे तो 185 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे 198 से 199 पहला एक क्लस्टर रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, इसके ऊपर सस्टेन होते हैं 210। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल गेल में आप अपना कर चलें। शिल्पा जी की स्ट्रैटेजी आपके लिए आती हुई। वोडाफोन एकदम से आज भेड़ चाल में कहें या फिर जिस तरीके से मार्केट में चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, डे हाई पर कर रहा है कारोबार। और अभी टेलीकॉम डेटा जनवरी का आया और उस डेटा को भी देखें आप तो जहाँ जियो और एयरटेल ने कस्टमर्स बेस में कस्टमर्स जोड़े हैं, ग्राहक जोड़े हैं, वही वोडाफोन ने जनवरी में 13.38 लाख कस्टमर्स गंवाए हैं। शरद जी, वोडाफोन फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, जहां 5G रेस में आप देखें जियो और एयरटेल मतलब पचा भी लिया उन्होंने, यहाँ पे 5G की शुरुआत भी नहीं हो पाई है, साथ ही अब ये कस्टमर बेस लगातार गंवाती जा रही है। ऐसे में स्टॉक को कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि आज देखिए डे हाई पर। देखिए, टिपिकली वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे वोडाफोन पे अभी भी बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आइडियली उन्हीं के लिए सूटेबल होगा जो एक एबनॉर्मल रिस्क लेने की माइंडसेट रख सके। तो मुझे लगता है अब ये चूंकि 30-35 हजार करोड़ का जो डेट है उसका भी रिजोल्यूशन हो गया है, वो मेरे हिसाब से काफी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इनके लिए, क्योंकि पहले जिस टाइप के डेट रेजोल्यूशन हो रहे थे और जिस क्वांटम के हो रहे थे वो इतना पॉजिटिव होने की मुझे कोई रीजन नहीं दिखा रहे थे। तो बैलेंस शीट लेवल पे मेरे हिसाब से जो एक स्ट्रेस था वो अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पास्ट डेटा ऑब्वियसली हो सकता है अगले 1-2 महीने भी आपको जो सब्सक्राइबर लॉसेस वगैरह का डेटा दिखे वो थोड़ा कम्बरसम दिखाई दे, ग्रूसम दिखाई दे। बट यहाँ से मुझे लगता है अब इस भाव में अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था डेट का वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गया। बट अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो अभी भी जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है कैसे प्ले आउट होगा नहीं होगा अगले 2-3 साल, 2 साल तो एटलीस्ट हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि कंपनी प्रॉफिटेबल बॉटम लाइन के लेवल पे होगी, तो उस हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, उस टाइप के जो इस टाइप का ओपन ट्रेड लेना चाहते हैं कि अगर इंप्रूवमेंट आती है तो काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है और वो रिस्क आप लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस टाइप की अभी भी सिचुएशन है और भी गिर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था कंपनी में डेट का वो अभी बहुत मटेरियली रिजॉल्व हो गया है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको काफी बड़ा पुल बैक यहाँ से मिले और हो सकता है आने वाले समय में जो नीतियां हैं और जो रोल आउट है वो भी थोड़ा और अग्रेसिव हो, जैसा हमने पास्ट में देखा है उसके कंपैरिजन में। तो अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप सोच सकते हैं लेने के बारे में। बट ट्रेडिशनल मैट्रिसेस से अभी भी अगर आपको टेलीकॉम प्ले करना है तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे शायद रिलायंस के थ्रू प्ले करना ही बेस्ट होगा। तो प्ले करना बेटर होगा। अगर रिलायंस की बात हुई है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर होगा। आई थिंक एक व्यू शायद मार्केट ने ये लिया हो कि इस बार सब्सक्राइबर लॉसेस कम हुए हैं। वोडाफोन आइडिया में जिस दिन भी अगर ये नंबर आएगा कि सब्सक्राइबर जो कट है वो बंद हो गया तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ। खैर उसमें अभी बहुत टाइम है यहाँ पर, लेकिन एक आध और स्टॉक देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आज जिसमें आज बहुत बड़ी रैली हुई है, उसके बारे में कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले एक स्टॉक पर व्यू लेते हैं, दीपक नाइट्राइट। कुछ समय पहले
वो न्यूज़ फ्लैश भी हुई थी उस पॉलिसी चेंज को लेकर। दीपक नाइट्राइट का एक बार शेयर लेकर आइए। गावा सर, दीपक पर आपका क्या व्यू है? आरती पे तो पॉजिटिव थे, लेने दीपक पे लायक, बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल लेने लायक है। 2030 पर ट्रेड करा है दीपक नाइट्रेट, 2000 को जो लेवल को जो पार किया है और जैसे पार किया है उससे लगता है कि 2100 2200 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा 2000 का बस दीपक नाइट्रेट, मेरे ख्याल से लेने लायक है। अब भी एक ट्रेड बनता है दीपक नाइट्रेट। चलिए अब एक बार ज़रा बात करते हैं आज के छुपे रुस्तम की। जी हाँ, जो हम आपको बात बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्टॉक है फ्यूजन फाइनेंस, जिसमें आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात फ्यूजन फाइनेंस की नहीं कर रहे हैं। फ्यूजन फाइनेंस तो क्या 3.7% के ऊपर है। बात हम कर रहे हैं इसके राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर की। मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी, क्योंकि वो जो एंटाइटलमेंट शेयर है वो 40% ऊपर है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो फ्यूजन, जैसे आपने बताया कि फ्यूजन फाइनेंस में आज 3 से 4% की तेज़ी है। कुछ टाइम पे ये 5 से 6% भी उछला था, लेकिन इसका मेन रीज़न जो सामने आ रहा है वो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स में उछाल कर। इस पर्टिकुलर जो इसका शेयर का आरई है वहाँ पे हमने देखा कि 40% के आसपास एक अपर सर्किट लगा हुआ है। काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स में यहाँ पे बायर्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल कंपनी ने राइट्स इशू का जो प्राइस है वो 131 रुपये रखा है और इसके थ्रू कंपनी 800 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है। साथ ही जो करंट शेयर प्राइस है और राइट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 रुपये के आसपास है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का राइट इशू का जो ये इशू है ये 15 अप्रैल को खुला था और 25 अप्रैल को यहाँ पे ये बंद होने वाला है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अपने 52 वीक हाई जो कि 670 रुपये था उससे 75% से ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मान रहे हो। इसके अलावा एक बहुत ही ध्यान देने वाला विषय यह है कि 17 मार्च को नए CEO संजय गरियाली ने कंपनी की कमान संभाली है। संजय गरियाली इससे पहले L&T फाइनेंस में अर्बन फाइनेंस के CEO थे और उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर में 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे उनकी इस लीडरशिप को एक अच्छा खासा इन्वेस्टर सेंटिमेंट सपोर्ट मान रहे हैं, जिसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि शुक्रिया मिताली कि माइक्रो फाइनेंस ने बहुत पेन देखा और माइक्रो फाइनेंस में जैसा मिताली ने भी कहा कि 650-700 रुपये वाला शेयर 150 रुपये तक आया। खैर वो टाइम अलग था क्योंकि तब ये बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी और पिछले साल लॉस मेकिंग कंपनी रही है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वापस प्रॉफिटेबल होगी कंपनी, और अगर ऐसा है तो क्या ये वैल्यूएशन पर ठीक है। सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, अगर आप देखें और भी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, क्रेडिट एक्सेस है फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी गिरना बंद किया था ख़राब खबरों पर। शरद जी, मार्केट में एक तबका है जो ये फील करता है कि जब ये इतनी बड़ी रैली हो रही है मार्केट में, बैंक्स NBFCs में, क्यों ना एक बार माइक्रो फाइनेंस को वापस रीलुक दिया जाए। और अगर इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट आएगी तो शायद यहाँ पर आपके पास वो अल्फा सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। आपका क्या व्यू होगा माइक्रो फाइनेंस में, और फ्यूजन, अगर इस पर आपका कोई व्यू हो तो? जी, मेरा भी व्यू यही है कि जिस टाइप के साइकिल से ये बिजनेस गया है पिछले साल 1.5 साल में, वो काफी पेनफुल रहा है। फ्यूजन के केस में थोड़ा पेन और ज्यादा है, बट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें MSME, माइक्रो फाइनेंस बुक, इवन बैंक्स में भी, इंडस्ट्री में भी हमने उसका इम्पैक्ट देखा। तो अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे वो पेन रहा है और ये इंडस्ट्री यूजुअली एक साइकिल के थ्रू गुजरती है। और जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली अल्फा इन टर्म्स ऑफ एनएम्स वगैरह यहाँ पे ज्यादा रहता है और एक पेनफुल लर्निंग कर्व है, बट ये एक नेसेसिटी है हमारी कंट्री के हिसाब से भी, क्योंकि हिंटरलैंड्स में जो मेन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके थ्रू ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल MSME और माइक्रो फाइनेंस एज अ सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबली बॉटम आउट हो गया और यहाँ से बहुत स्मार्ट रिकवरी आनी चाहिए। और जो मल्टीपल वाले रिवीजन की वो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। आज है स्पंदना वगैरह जैसे नेम्स भी काफी बड़े हैं। तो मुझे लगता है जो फॉल आई है वो काफी स्टीप है। जैसे जैसे ये एस्टैब्लिश होता है कि मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो फाइनेंस और MSME में एक बॉटम बन गया और यहाँ से और डिटोरिएशन एसेट क्वालिटी में नहीं होगी, ये पूरी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको देखने मिलनी चाहिए। फ्यूजन पे भी मैं काफी समय से बुलिश रहा, मैं 300 रुपए के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ।
वहां से काफी अच्छा करेक्शन स्टॉक ने देखा है। बट जो मैंने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा सुना और जितना मैंने बिजनेस के बारे में समझा, जिस तरीके से एसएचजी वगैरह के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है 800 करोड़ रेज होने के बाद एक वापस से जो रीवर्क कंपनी सामने आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले साइकिल में वापस आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थे वो वापस नॉर्मलाइज हो गए। जैसे जैसे ये नंबर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मलाइज होता है, बट ऑब्वियसली आपको ये समझ के चलना होगा कि थोड़े रिस्की होते हैं ये स्पेस, क्योंकि अगर ब्लैंकेट वे में कोई डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। बट ये वैल्यूएशन पे जिसमें ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई कंपनीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है, मुझे लगता है एक शार्प री रेटिंग की काफी बड़ी गुंजाइश है। ओके, चलिए, तो ये इस समय फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, और देखिए बात करते करते स्टॉक अब डे आई पर 7% ऊपर, उधर स्पंदना स्फूर्ति भी 20% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। थोड़ा लेट हो गया आज हम। शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, उसके बाद अमित सेठ से बात करेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हमारे साथ। तो शिल्पा जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा CESC में। अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे विजिबल है। मुझे लगता है 165 168 इसके नेक्स्ट टारगेट्स 1-2 दिन में होने चाहिए। तो यहाँ पे अप्रैल सीरीज का ही 162.5 का कॉल ऑप्शन लेंगे, जो रफली ₹2.30 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस आप ₹1 का रखिए। यहाँ पे टारगेट पहला जो रहेगा वो रहेगा ₹4 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 5 तक भी आप इसमें मूव देख सकते हैं। ओके, CSC में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा है आपको। 162.5 की कॉल जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, यूपीएल फ्यूचर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को आज ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। आज डेरिवेटिव डेटा में भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। हमें लगता है ये जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे 685 690 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यूपीएल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 660 के आसपास। 660 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर यूपीएल के फ्यूचर में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी की तरफ से आती हुई। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं अमित सेठ जी से। बताइए अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार। चार्ट के चमत्कार में रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लगभग 300 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें। आरएसआई पे एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बेस फॉर्मेशन के बाद एक हायर लो भी यहाँ पे बन चुका है। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा और 310 तक के टारगेट्स रहेंगे बीईएल में। बीईएल, ये हो गई सेठ साहब की पिक। अब मिड कैप फंडा के लिए चला जाए शरद जी के पास। शरद जी बताइए। पूना वाला फिनकॉर्प एक जानी मानी एनबीएफसी है, पहले मैग्मा फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट एक अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट दे रही है, आने वाले समय में 30-35% जैसी AUM ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, नए एरियाज में एक्सपैंड किया है, उसका फायदा भी आने वाले समय में मिलना चाहिए। और करीब 400 नए ब्रांचेस भी चालू करने की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफरिंग को भी लगभग 4 से 10 प्रोडक्ट्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये सब का फर्क आने वाले समय में काफी हद तक कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। ग्रॉस NPAs वगैरह भी अंडर कंट्रोल है, 1.85% के आसपास। नेट NPA 0.81% के आसपास। कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रॉन्ग है, 26-27% के आसपास। कुछ नए सीनियर मैनेजमेंट इंडक्शंस भी हुए हैं। ROA लगभग 3-3.5% के आसपास कंपनी रखने की बात कर रही है अगले साल भी। तो हमारा को लगता है कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हो सकती है। अगले साल भी ₹11 के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए और 4 के आसपास का प्राइस टू बुक मिलता है। तो ₹460-470 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पूना वाला फिनकॉर्प। ओके, पूना वाला फिनकॉर्प शरद जी के पिक। चलिए अब कल के नंबर्स की बात करते हैं। कल निफ्टी में HCL टेक और F&O की 4 कंपनियों के नंबर्स का इंतजार रहेगा। हमारे साथ आशीष वर्मा, दीपाली राणा और मिताली जैन जुड़ी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे नंबर्स पर एक प्रीव्यू। आशीष के साथ शुरुआत करते हैं। HCL टेक, अब सबकी नज़र IT पर है, तो HCL टेक से क्या एक्सपेक्ट करें आशीष? एक तो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आने हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो टाइम दिया है वो शाम 6 बजे की है। इससे पहले इसके तीनों जो IT मेजर्स हैं, पीयर्स हैं, तीनों ने डिसअपॉइंट करा है, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो। अब वो आप कह लें सीजनैलिटी एट प्ले थी, अनसर्टिनिटी थी, टैरिफ वॉर है, जो भी रीजंस हो,
सबकी नज़रें अब इस बात पर रहेंगी कि क्या HCL टेक कुछ सरप्राइज कर सकता है या नहीं। और वैसे जितने अनुमान थे स्ट्रीट के, उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। कांस्टेंट करेंसी में आए कहा जा रहा है तिमाही दर तिमाही फ्लैट से 1% का दबाव क्यों? क्योंकि सीजनली इसके लिए एक वीक क्वार्टर होता है, इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए खराब क्वार्टर होता है ये। पर इसने क्या करा था, HP के एक आर्म का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के एसेट्स एक्वायर करे थे, तो उसका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, तो कुछ रेवेन्यूज वहां से आ रहे होंगे, इसीलिए सिर्फ फ्लैट से 1% दबाव की बात करी जा रही है। मार्जिन 100 से 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 से 1.5% करेक्ट हो रहे होंगे तिमाही दर तिमाही। एक तो प्रोडक्ट बिजनेस इशू है, क्योंकि इस बार लोअर लाइसेंसिंग रेवेन्यूज वहां से आ रहे होंगे, ट्रांजिशन कॉस्ट होगी वेरिजॉन डील की, सीनियर मैनेजमेंट का कहा जा रहा था वेज हाइक फैक्टर इन कर रहा है स्ट्रीट इस क्वार्टर में, इसीलिए मार्जिन्स पे दबाव रहेगा। पार्शियली ऑफसेट हो रहा होगा क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो वो एक टेलविंड है इनके लिए। पर सबकी तरह इसकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट, पूरे FY26 की गाइडेंस सामने रखेगा ये। स्ट्रीट डिवाइडेड है, लेकिन सब कह रहे हैं पॉजिटिव गाइडेंस होगी। जैसे BNP पारिबा कह रहा है 2 से 4% आप एक्सपेक्ट करिए, FY26 की गाइडेंस की बात करेंगे। कोटक कह रहा है 3 से 5% के आसपास होगी। देखते हैं किस तरह की गाइडेंस आती है और किस तरह के एक्चुअल नंबर्स डिलीवर करता है। HCL टेक्नोलॉजीज 1486 पे, हालांकि अभी करीब 48 रुपए आज IT के पुल बैक पे कंट्रीब्यूट करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं वाइट गुड्स सेगमेंट की। हेवल्स, बढ़ते तापमान के बीच में हेवल्स से क्या एक्सपेक्टेशन है बताएंगे दीपाली क्या एक्सपेक्टेशन है हेवल्स से इस पर? हेवल्स के नंबर्स मिक्स रह सकते हैं और वीरेन, जैसे आपने बढ़ती गर्मी की बात की, तो कुछ सेगमेंट्स इनके अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस लेगार्ड रह सकती है। पहले एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्रिसाइसली कितनी ग्रोथ रह सकती है, वो नंबर्स शेयर करते हैं। सेल्स में 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है YY बेसिस पे। वहीं मुनाफा फ्लैटिश रह सकता है, 450 करोड़ के आसपास मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। एबिटा भी फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2% की ग्रोथ YY बेसिस पे एक्सपेक्टेड है, जो कि 648 करोड़ के आसपास रह सकता है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो YY बेसिस पे 130 बेसिस पॉइंट मार्जिन घट कर आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स में लगभग 160-170 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। अब अगर इनके सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले केबल्स और वायर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रह सकती है। कॉपर की रीस्टॉकिंग इन्होंने की, साथ ही साथ केबल्स डिवीजन की एक्सपेंशन किया, कैपेसिटी एक्सपेंड की, उसका बेनिफिट मिलेगा और इसीलिए वायर बेसिस पे जो रेवेन्यूज रहेंगे केबल्स और वायर डिवीजन से वो 17% ग्रो हो सकते हैं। वही रियल एस्टेट और इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो थोड़ी सी लैगार्ड रही है, इसीलिए जो स्विच गियर रेवेन्यूज़ हैं या फिर जो लाइटिंग रेवेन्यूज़ हैं वो 6-7% ही ग्रो होंगे, उतने डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लॉयड बिजनेस शाइन करता हुआ दिखाई देगा समर डिमांड की वजह से, और रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है मोर देन 20% लॉयड से ग्रो होते हुए दिखाई देंगे इस क्वार्टर में। वही इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, जिसका इंपैक्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी पर देख रहे हैं, उतने ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, मार्जिन्स पर दिखाई दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए कंपनी की कमेंट्री कूलिंग प्रोडक्ट की डिमांड को लेकर क्या रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्जिन्स को लेकर क्या ट्रेजेक्ट्री कंपनी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड देख रही है, क्योंकि मार्जिन्स में हम सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रह सकता है मार्जिन फ्रंट पर, लेकिन क्या ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू होगी, इसको लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन लॉयड बिजनेस और केबल्स और वायर डिवीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। जो से पहले ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार, 1654 लगभग 1% की तेज़ी के साथ। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये जान लेते हैं मिताली से। मिताली बताइए। जी यहाँ पे तो रिजल्ट्स थोड़े मिक्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले NII की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 10% की यहाँ पे ग्रोथ देखने की उम्मीद है। जो फिगर सामने आ रहा है वो 1986 करोड़ का है। साथ ही PPOP यानी प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9% की ग्रोथ का अनुमान स्ट्रीट ने लगाया है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे फ्लैटिश हमें देखने को मिल सकता है, नेट प्रॉफिट 617 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे नोट करने लायक बात यह है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो यहाँ पे स्ट्रीट अनुमान लगा रहा है कि -31% का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 125 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है और निम्स में भी 150 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्वार्टर 3 FY25 में इनका जो बेस था वो काफ़ी लो था, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम हमें क्वार्टर 4 में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट ने FY25 के लिए एग्जिट क्रेडिट कॉस्ट 1.3% से 1.5% के बीच में एस्टिमेट किया है। इसके अलावा हायर डिसबर्समेंट्स और कलेक्शन इंटेंसिटी के चलते हमें ओपेक्स में भी यहाँ पे सीक्वेंशियल राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और SME और मॉर्गेज बिजनेसेस के अपडेट पर मैनेजमेंट की कमेंट्री और बिजनेस की ग्रोथ पर खासा नजर रहेगी। शुक्रिया मिताली। तो ये इस समय कुछ नंबर्स जिन पर
हमारी नज़र रहने वाली है। इनमें से एक दो स्टॉक की बात करते हैं। एक बार चार्ट चेक लेते हैं HCL टेक पर। राजेश पालवे जी, HCL टेक चार्टिकली कैसा प्लेस्ड है? अनुज जी देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन तो ऑलरेडी देखा था, लेकिन पिछले 3-4 सेशन में देखें तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनती हुई दिखी और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। पूरे आईटी पैक में भी एक रिकवरी का माहौल है आज। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए अभी हमें लगता है 1450 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ऑन द डाउन साइड। अगर वो टूटता है तो फिर स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1420 की तरफ। बट अगर ये 1450 को डिफेंड करने में कामयाब रहता है पोस्ट नंबर, तो आई थिंक यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में 1530 1540 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है 1450 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के HCL टेक में फिलहाल बने रहने की राय है आपके लिए आती हुई। अभी थोड़ी देर पहले दीपक नाइट्राइट हम डिस्कस कर रहे थे, उसी सेक्टर से एक चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड देखिए 691 पे कर रहा है कारोबार, लगभग 3.25% ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे अपने 52 वीक हाई पर है, 52 वीक हाई पर 692 का इसका 52 वीक हाई 691 पे कर रहा है ट्रेड। अमित जी, चंबल फर्टिलाइजर रैली तो दिखा रही है और इनफैक्ट आप 6 महीने की बात करें तो शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है, 40% से ज्यादा। कैसे अप्रोच करें इस काउंटर को अब फिलहाल, अमित जी? जी श्रेया जी, एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग चार्ट है यहाँ पे। कंटिन्यूसली हम हायर हाई हायर लोज देख रहे हैं और इनफैक्ट जब मार्केट में कोई भी करेक्शन आता तब भी चंबल हैज शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली 680 तक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। यहाँ पे 725 से 730 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। फ्रेश एंट्री हम कोई डिप में करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इसे होल्ड करके रखें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करिए। 691 पे सुपर स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रक्चर, और इस बीच एक कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। लुक एट REC PFC, ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक साथ चलता है और REC आज स्ट्राइक करने जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखें शायद करे या ना करे, बट यस 6 जनवरी के बाद पहली बार इतना नज़दीक 100 डेमा के आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा और PFC REC के इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे खेलेंगे इस वक्त? दोनों मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं बट सीम्स लाइक REC ज़्यादा परफेक्टली प्लेस्ड है। आपका व्यू इस वक्त दोनों स्टॉक्स में से किस पे और लॉन्ग करना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम है। REC ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है, यहाँ पे अभी जगह है ऊपर जाने की। स्टॉक ने अपना 50 डेमा रिगेन किया है। अगला रेजिस्टेंस लगभग 200 डेमा के आसपास आता है जो कि 470 के लेवल्स हैं। ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसीलिए स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 432 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 465 से 470 के। तो ये इस समय REC पर एक व्यू अमित जी की तरफ से। CG पावर में आज अच्छा मोमेंटम है और अब ये स्टॉक 4.5% हायर, डे हाई पर ये स्टॉक CG पावर का। शिल्पा जी, CG पावर स्ट्रेंथ है चार्ट में, कोई व्यू बनेगा स्टॉक पर? जी बिल्कुल अनुज जी, पूरा एक्चुअली सेक्टर आप देखेंगे तो मोमेंटम में है, चाहे वो CSE हो गया, JSW एनर्जी, CG पावर, इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे है। ये 652 क्रॉस करते ही इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, जहां पे 670 से लेके 685 इसके नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, 650 के ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 640 का तब मेंटेन कीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट में जो पिछले 5 दिनों में शानदार तेज़ी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो टैरिफ वाला फैसला 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन किया है, उसके बाद से मार्केट में पंख लगे हैं। खास तौर से बैंक निफ्टी में 5000 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल आया है। क्या बाजार का सबसे ख़राब दौर गुजर गया? क्या वापस हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे? बैंक निफ्टी तो है ही ऑल टाइम हाई पर, क्या निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई जाएंगे? इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रहेगा इस समय मार्केट पर व्यू, क्योंकि एक शानदार रैली हमने देखी पिछले एक हफ्ते में। अरे अरुण जी, देखिए इसका 2 कारण है। नंबर 1 US में जो हो रहा है और एक इंडिया स्पेसिफिक जो बात है। आई थिंक मैं पहले US की बात करूंगा। US का लेबर मार्केट हैज़ बिकम वेरी वीक और मैं US मार्केट को बहुत नज़दीक से ट्रैक करता हूं। आई थिंक मार्च के जो भी रिटेल सेल आए थे जो अच्छे दिख रहे थे वो ये थे कि वो टैरिफ के पहले के सब बुकिंग्स थे।
इफ ऑल गोज वेल एंड एज पर व्हाट कैन बी सीन, मुझे लगता है फेडरल रिजर्व को स्वॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शायद अगले 9 महीने में वी आर गोइंग टू सी 100 to 150 basis point कट इन द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस. नाउ द क्वेश्चन इज कि फेड फंड्स जो आज है इतने ऊंचे हैं कि 90% ऑफ कस्टमर्स यूएस के हैं जो इंपोर्ट्स पे जीते हैं, खास करके इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया. अगर आप ध्यान से देखो, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, आपको पता ही होगा अनुज जी कि यूएस हैज गॉट कस्टमर्स who are not taking containers from ships because they don't have the money to pay the tariffs. और जो भी लेते हैं they are just keeping it at the port because उधर पोर्ट के charges are cheaper than paying the tariff. ये हालत हुई है यूएस की. अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज गोइंग अप इन द यूएस. तो ये सब देखकर यूएस एंटरिंग इनटू अ रिसेशन, आई थिंक मोर एंड मोर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज इज गोइंग टू गो अप, द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. ये बात रही यूएस की. यूएस से पैसे निकल रहे हैं, आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था, और शायद वो गोल्ड में जा रहे हैं, यूरोपियन जोन में जा रहे हैं, ये मेरा व्यू था. एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू एशिया. आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग. यूएस से पैसे बाहर जा रहे हैं, इट्स नाउ एवरीबडी नोज अबाउट इट. रही बात इंडिया की, कहीं पर हमें प्लस पॉइंट्स एक्सेप्ट करने चाहिए जो पिछले 1 महीने में उभर कर आ रहे हैं. नंबर 1 है जो शार्प फॉल हम लोगों ने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में. आई थिंक उसके बाद वैल्यूएशंस की बात अभी कोई नहीं कर रहा है कि वैल्यूएशंस इंडिया के महंगे हैं. तेल का भाव घटा, जोर से घटा. इंडिया इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ डॉलर्स ओवर हियर. नंबर 3, आरबीआई बहुत एकोमोडेटिव हो गया है, लिक्विडिटी के डोजेस पे डोजेस दे रहा है. इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जहां मुझे भी शंका था कि शायद पीपल विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द मनी बैक बिकॉज ऑफ द शार्प फॉल इन द मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लार्जली रिमेन टॉल, खड़े हैं. ठीक है, खराब है बाजार, मंदी हो रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग पैसे डालेंगे. या आप भी कहते आ रहे हो, मैं सुनता हूं आपको सुबह को कि SIP चालू रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट विल लेवल आउट एंड स्टार्ट मूविंग अप वेन एवर इट हैपन्स. FIs सडनली रश में आ गए शॉर्ट पोजीशन काटने का. हैज इंडिया बिकम अट्रैक्टिव? आंसर इज डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे पहली बार गया है 3 साल में. एमर्जिंग मार्केट्स आर गोइंग टू बिकम अट्रैक्टिव. और यहाँ पे चाइना के पास रोज के नए नए स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं. अभी वो पंगा ले रहे हैं यूएस के साथ, यूएस पंगा ले रहे हैं चाइना के साथ. तो आई थिंक समवेयर इंडिया विल रिलेटिवली बेनिफिट एज कंपेयर टू अदर्स. हमें एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि अवर गवर्नमेंट हैज डन अ फेयरली गुड जॉब एज फार एज टेरिफ्स गोस. FTA ट्रीटी यूके के साथ मोर और लेस फाइनल स्टेज पर है. यूएस के साथ भी टैरिफ्स के बारे में बातचीत चालू है. तो समवेयर आई थिंक इंडिया इज स्टैंडिंग टॉलर एज कंपेयर टू अदर्स. सो ये सारे कारण के, ये सारे रीजंस के लिए मैं कहूंगा कि मुझे लगता है एज ऑफ नाउ अ बॉटम इज मेड. मार्केट काफी जोर से रैली हुआ है, कहीं पर 3-4% के बाद वापस एक पुल बैक आ सकता है. सो देर आर सेक्टर्स, देर आर स्टॉक्स विच वन शुड बाय. और मेरा पर्सनल व्यू है कि अगले 1 महीने में यू विल फाइंड ऑल ब्रोकरेज हाउसेज, ऑल रिसर्च हाउसेज टॉकिंग ऑफ थीमेटिक थीम्स. ये थीम अच्छा है, ये थीम अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, अवॉइड एक्सपोर्ट्स. दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल हैपन. और मैंने देखा है कि जब भी मार्केट के थोड़े सेक्टर्स के स्टॉक जोर से गिरते हैं, व्हेन द बाउंस हैपन्स, दे बाउंस द फास्टेस्ट एंड द शार्पेस्ट. This can possibly happen to IT right now from a rally angle. It is distinctly possible. It happened in FMCG recently. So this type of things will keep on happening. In short, a bottom could have been made. One should not be too complacent. लेकिन ध्यान से अपने सिक्के पहचानिए और वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए. That is the mantra right now. महबूब जी, जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त भारतीय मार्केट्स की प्लेसमेंट बेहतरीन है, जैसे कि डिफाइन भी किया कि इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड इंडाइसेस. बट जो बात आपने शुरू में की, आई मीन द फियर ऑफ US गोइंग इनटू रिसेशन, उसके मद्देनज़र आप IT को कैसे रीड कर रहे हैं? ये जो आज 1800 पॉइंट का पुल बैक है, इट्स अ डेड कैट बाउंस, और IT में अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक अगर आप IT पूछे, बिकॉज आपका आवाज़ ठीक से नहीं पहुंचा मुझे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप जो पूछ रहे थे. आई थिंक IT के बारे में अगर आप पूछे तो मैं कहूँगा कि IT एज अ स्टोरी लॉन्गर टर्म इंटैक्ट रहेगा, बट सम प्लेयर्स विल परफॉर्म बेटर. रही बात आज के भावों से, आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स कुड बी इन द प्राइस, और फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल आई थिंक IT कुड बी अ गुड सेक्टर टू बी. दूसरा सेक्टर रहेगा प्रॉपर्टी सेक्टर.
आई थिंक रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी देखिए, खास करके बड़े स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या लोधा हो, द वे दे हैव फॉलन डाउन, आई थिंक वहाँ पे भी एक रैली ज़रूर दिखती है। बट ऑन द होल मार्केट्स में मैं मानता हूँ हमेशा कि बेयर मार्केट्स में एक फेरोशियस रैली आती है, जो हम लोग ने एक महीने पहले देखा था, बाद में वापस नीचे आया था। अभी भी एक रैली है बेयर मार्केट में। मेरा व्यू 50-50 है। जैसे मैंने अनुज जी को भी कहा कि शायद मार्केट बॉटम आउट हुआ होगा, लेकिन ये रैली है, वो रैली में हमें ध्यान देना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ऑलरेडी अप बाय 5-10-15%। तो अभी आप जो भी लेते हो और अगर एक पुल बैक फिर से आता है तो यू विल बी कॉट अगेन एट द हायर एंड, हो सकता है। बट समवेयर ऑन द लाइन द कंफर्ट लेवल टुडे, जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड यूएस की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, आई थिंक समवेयर अलॉन्ग द लाइन यू हैव टू बिलीव दैट इंडिया इज अ गुड स्टोरी। और अगर पुल बैक भी आता है, स्टैंड स्टॉल, स्टैंड इन्वेस्टेड, सो यू हैव टू बाई स्टॉक समवेयर जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट हो, एंड इवन इफ देयर इज अ पुल बैक, stand over there, wait over there. Market has to go higher, even if there is a pullback coming in the near future, if it happens. जी रानी जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी सेक्टर को लेकर आप अपनी राय रखिए आपने, लेकिन मेरा सवाल बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर है। आपने रिजल्ट देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और जिस तरीके से मार्केट में आज बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान है, आप देखिए हाई पर है ये। ऐसे में इस पूरे पर्टिकुलर इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? जो इस रैली में पीछे छूट गए हैं उनको क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? आई थिंक ये क्वेश्चन आपने मुझे आई थिंक 10 दिन पहले भी पूछा था, और मैं याद कर रहा हूँ उसको। मेरा जवाब यही था कि एनबीएफसीज में खास करके बड़े नाम जो है, जैसे चोलामंडलम है, सुंदरम है, आई थिंक दोस टाइप ऑफ नेम्स, मुथूट है, आई थिंक दे विल डू वेल। द पॉइंट इज, इफ प्रॉब्लम अगर इंडिया में हो सकती है, भगवान न करे, वो है अनसिक्योर्ड स्मॉल लोन्स विच पीपल टेक। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे होता है। काफ़ी सारे छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं, उन्होंने काफ़ी जोर से पैसे दिए, बिंदास दिए, जिसको भी चाहिए आओ लेके जाओ, ये पॉलिसी था। बट बड़े एनबीएफसीज आई थिंक हैव देयर ओन पॉजिटिव्स एंड विल रूल। रही बात बैंक्स की, आई थिंक मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, इवन एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, समवेयर वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि दिस स्टॉक्स वांट टू गो हायर एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ एट देयर 52 वीक हाइज। सो मैं बैंकिंग के बारे में इतना कहूँगा कि बैंकिंग ने मार्केट को लीड किया अभी के लिए। बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी बाय वाइड मार्जिन। अभी फ्रेश बाइंग करना, जैसे मैंने पहले भी कहा अविंदर को एक क्वेश्चन में, कि यहाँ से और 3-4-5% मिल सकता है बिफोर अ पुल बैक कैन कम, विच शुड कम। बट अभी भी काफ़ी सारे बैंक्स के स्टॉक्स है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छे हैं, जैसे कि करूर वैश्य बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। क्लियर डिस्क्लोजर है कि मेरे पास पर्सनली ये स्टॉक्स की होल्डिंग है और कोई इरादा नहीं है बेचने का, क्योंकि आज के भाव में अगर 1.1, 1.2 प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको मिलता है, तो 45 का अगर 50 भी होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। दिस स्टॉक्स हैव टू गो हायर। सो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में कंफर्ट है। एक्सेप्ट करना चाहिए कि जोर से बढ़ गया है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि थोड़ा और अपसाइड के बाद एक पॉसिबली पुल बैक नीचे की तरफ आ सकता है, जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। बट इतना बढ़ने के बाद कोई सोचता है कि मैं अभी भी जाके खरीदूँ और मुझे और 10-20-25% मिलेगा, शायद अभी नहीं होगा, एक पुल बैक के बाद होगा। तो आई रिमेन ऑन द होल वेरी पॉजिटिव। ओनली थिंग इज द स्टॉक्स हैव गॉन अप फेयरली शार्पली इन द रिसेंट पास्ट। अभी इस समय आप कोई अगर एक सेक्टर या स्टॉक पर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें, कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं आप मेहरबान जी? आई थिंक मुझे पावर फाइनेंस और आरईसी अच्छा लगता है। डिस्क्लोजर, आई हैव बॉट इट एज रिसेंट एज लास्ट वीक, और आई फील दैट एटलीस्ट 10-15% मूव फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑल्सो कैन कम। बिसाइड्स दैट अनुज जी, काफ़ी सारे स्टॉक्स है विच लुक वेरी अट्रैक्टिव। आई थिंक मेरा कंसंट्रेशन अभी रहेगा मिड कैप्स में, और फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ऑन द फ्रंट लाइन रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल। चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा के लिए, और आपने आईटी पर, बैंक्स पे, बाजार के सेटअप पर, सब पे अपनी टिप्पणी करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए निफ्टी को लेके आइए 24,114। अनुज, ऑलमोस्ट 24,200 तक का सफ़र तय किया हमने। बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट 55,500 तक का सफ़र तय किया हमने। ये क्लोजिंग कैसी लग रही है और कल के लिए रणनीति क्या रखें दोनों इंडेक्स पर? क्लोजिंग बहुत शानदार है वीरू। मैं अच्छा क्लोजिंग पर आऊँ उससे पहले अगर डायरेक्टर साहब क्विकली एक चीज़ फायर कर सकें, डॉलर इंडेक्स। अब हम 98 के भी नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक टिक तो हमको 98 के नीचे मिल गई थी, 97,
97 98 तक का लो लगा के आया ये। मुझे हैरानी नहीं होगी आज अगर आप वापस एफआई का एक बड़ा नंबर देखें, और बहुत बड़ा नंबर, इंडेक्स मतलब कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इन तीनों को मिलाकर, और ख़ास तौर से इंडेक्स में। आई थिंक अब एक्सपायरी वीक की शुरुआत हुई है, और एक चीज़ इस मार्केट में जो बिल्कुल नहीं करनी है ना, वो है शॉर्टिंग करने की गलती। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए, मैं भी बीच बीच में कभी कभी कहता हूँ कि जैसे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज भी से मैंने एक बार कहा कि एक बार के लिए आप चाहें तो बैंक निफ्टी में अगर आप 50,000 से थे तो थोड़ा चाहें तो थोड़ा बुक कर लें एट सम पॉइंट, वो अलग चीज़ है, अपनी जगह है। लेकिन इस मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, रहना लॉन्ग ही है। इस मार्केट में लॉन्ग रहना है, कैरी करना है। अगर आप चाहें तो वाया पुट हेज कर सकते हैं आप अपने आप को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कल को ओवरनाइट में कोई गैप डाउन हो गया था। अच्छा, गैप डाउन हो भी गया तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिकवरी आ जानी है मार्केट में उसके बाद। अभी मार्केट रुकने वाला नहीं है। निफ्टी पर मुझे लग रहा है 24,500 और बैंक निफ्टी पर मुझे लग रहा है 56,000। अब ये आप टारगेट लेकर चलें, ये टारगेट आप लेकर चलें, और ये एक्सपायरी तक ही टारगेट रखेंगे। मुझे लग रहा है एक्सपायरी तक की शायद अचीव भी हो जाए। निफ्टी पर 24,500, बैंक निफ्टी पर 56,000। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, आपको अपने आप को हेज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो। एक व्यू होता है मार्केट में, और अब तक तो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब तक तो हमने जितनी बात बैंक निफ्टी पे की है, टचवुड, वो प्ले आउट हुई है, आगे भी होपफुली होगी। लेकिन यू नेवर नो, आपको तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए उस तरीके से अपने आप को चाहें तो एक बार के लिए हेज कर लें। लेकिन 97 94 हो गया बाय द वे, बात करते करते डॉलर इंडेक्स। देखिए, हमने जो स्पॉट किया था उसके बाद से और थोड़ा सा गिरा है, तो ये आई थिंक एक बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर इस समय पर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं, BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, बताइए क्या कैरी करें कल? मेरे ख्याल से लेना चाहिए, बिरला सॉफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। 388 पर ट्रेड कर रहा है बिरला सॉफ्ट। 382 का स्टॉप लगाए, सिर्फ 6 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 400 रुपए के बिरला सॉफ्ट। यस, IT। ये हो गया बिरला सॉफ्ट। IT से पिक किया आपने, मिड कैप IT से। मूव अच्छा था इसमें पूरे दिन। आज शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं यहाँ पे JSW एनर्जी पे BTS रेकमेंड करूंगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फ्यूचर्स में 515 का मेंटेन कीजिए, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 528 से लेके 530। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली 4.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड टारगेट्स ऑफ 9 से लेके 11। JSW एनर्जी डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, शानदार मूव इसमें भी। एनर्जी बास्केट में ही आपको तेजी देखने को मिलेगी आज के साथ में। पालवे जी, क्या कैरी कर रहे हैं आप कल के लिए? तो श्रेया जी, NHPC पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में भी देखे थे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे। जिस तरीके से पावर सेक्टर में मोमेंटम है, NHPC हमें लगता है यहाँ से 92 93 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो NHPC फ्यूचर बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 8650। मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी की जा सकती है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन अब 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो हीरो मोटोकॉर्प में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, इसके फ्यूचर में खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपको 3840 का लगा के चलना है, और 4025 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में। अमित जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, हिंद पेट्रो कैरी करेंगे। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट है, ऑलरेडी इस चार्ट में काफी स्ट्रेंथ है। 390 का स्टॉप लॉस रहेगा और 402 के टारगेट्स रहेंगे। पेट्रो बेस BTST अमित जी की तरफ से आती हुई। और राजेश जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? सातपुते जी। श्रेया, देखिए, मैं बजाज ऑटो लेके जाऊंगा। मेरा इसका कल का टारगेट रहेगा करीबन 8,450 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 8,190 का। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। ओके, चलिए, कल की कॉल सारी पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से कौन से दो स्टॉक्स पर आज फोकस मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज F&O में फोकस में है, उनमें सबसे पहले है हुडको। ये एक स्टॉक है जो काफ़ी HNI डेस्क पे रेकमेंड किया जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है, और डीलर्स को लगता है यहाँ BTST का ट्रेड अगर लेंगे तो 238 240 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारे HNIs PSU NBFC स्टॉक्स में एक्टिव हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज दूसरा नाम है जहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है FIS की, और अगर आप डीलर्स की माने तो उनको लगता है 400-410 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ और फर्दर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग
एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, तो ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स पोजिशनल खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ स्टॉक्स जो डीलिंग रूम फोकस में है। वीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। ध्यान रखिएगा, अब एक्सपायरी वीक की शुरुआत हुई है तो काफ़ी स्टॉक्स में रोल ओवर्स भी हो रहे होंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए वीरू, आज बुलिश मार्केट ब्रेथ रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन लेट्स गो थ्रू। जैम अनुज, थोड़ा सा अगर आप देखें पर्सपेक्टिव देखें तो शॉर्ट कवरिंग, तो बाजार की तेज़ी के पीछे आज भी एक बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। मंदड़ी बैकफुट पे आपकी स्क्रीन पे 68 लॉन्ग्स। अब क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग की डिजिट ज़्यादा बड़ी है तो ये मीनिंगफुल है। बाजार की आज की तेज़ी के कारण शॉर्ट कवरिंग बड़ा था। 68 में लॉन्ग्स थी, लेकिन ये फोकस्ड रही बैंक्स पे और कुछ NBFCs पे, और IT में मेजर शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट 12-13 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्टैट्स लाइए स्टॉक स्पेसिफिक। पहले देखते हैं लॉन्ग कहाँ पर था बिल्डअप। इसमें HDFC AMC कंप्लीटली अर्निंग्स का तड़का, स्ट्रॉन्ग मूव, और बाकी लॉन्ग बिल्डअप था आज टेक महिंद्रा में, इंटरेस्टिंग, और ट्रेंड में लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, और एम्फेसिस में अगर आप देखें तो मतलब करंट मंथ फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत लॉन्ग स्पेकुलेटिव लॉन्ग क्रिएट हुई यहाँ पर। और शॉर्ट कवरिंग थी टाटा एलेक्सी में कंप्लीटली, अगर आप देखें कि रिवर्सल था आज, क्योंकि नंबर्स खराब के बावजूद जो प्लेसमेंट नेगेटिव थी वो खराब थी, उसने अपना रिएक्शन दिखाया। बाकी वोडाफोन आइडिया, नाल्को, बंधन बैंक, BSE आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, शानदार मूव 0.6% ऊपर। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था मैरिको, कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, पूरा डिफेंसिव में आपका FMCG बास्केट सिंक हो रहा था। और HDFC लाइफ भी बैकफुट पे था। HDFC लाइफ मेरे ख्याल से गुरुवार को इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था अलॉन्ग विद SBI लाइफ, बट आज सिंक हुआ। बाकी अदानी पोर्ट्स, कोलगेट, एशियन पेंट्स, HUL और ITC, यानी आज डिफेंसिव्स में आज ये FMCG के लिए दिन कतई भी अच्छा नहीं रहा, सारे के सारे बैकफुट पे। ये ITC का मूव सिंक हो गया क्या मनस जी? आई मीन ITC ने बहुत अच्छी मेहनत की थी और एक एफर्ट्स थे, मतलब टू निरमा की ट्रेजेक्टरी को काटने के। क्या एज ऑफ नाउ थोड़ा सिंक लग रहा है आपको कि ये स्टॉक कर रहा है अब? देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, जरूर तकलीफ हो रही 22 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड में कोई रिवर्सल दिख नहीं रहा है, अभी भी 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो 416 के स्टॉप लॉस पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी आप 430 रुपए के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर तो आप 445, 446 के टारगेट भी दे सकते हैं। 430 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह है फिलहाल, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ITC पे। फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं। चलिए अब FIs के एक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में किन सेक्टर में FIs की खरीदारी बढ़ी है तो कहाँ बिकवाली है, ये जानकारी जानते हैं मिताली से। बताइए मिताली, पूरी रिसर्च आपकी। जी, तो FIs ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पे बाइंग करी है, लेकिन हम 15 अप्रैल तक की बात करें तो कुल 29,000 करोड़ के आसपास की FIs ने बिकवाली करी है। सेक्टोरल एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, रिवर्सल दिख रहा है ट्रेंड्स का। जहाँ जहाँ पिछले 3 महीने में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी, अब FIs उन सेक्टर्स में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और माइनिंग, हेल्थ केयर उन सेक्टर्स में शामिल है। FIs की खरीदारी जहां कायम है वो अभी भी टेलीकॉम सेक्टर है, जहां जनवरी से लेकर अभी तक हमें कंटिन्यूस बाइंग FIs के थ्रू आती हुई दिखी है। FIs की नई खरीदारी कुछ सेक्टर्स में हुई है, उसमें FMCG और पावर सेक्टर का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली की अगर मैं बात करूं तो उसमें IT प्रोमिनेंट रहा, साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल और गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें FIs के थ्रू आती हुई दिखी है। अब कंपेयर करें हम अगर FI और DIIs का डेटा जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे कि FIs ने जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी, जो मार्च में थोड़ी ठंडी नजर आई, थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन मिड अप्रैल तक आप देखें तो ये जो फिगर है ये वापस नेगेटिव, यानी कि सेलिंग हमें प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वही DIIs ने यहाँ पे अपनी पकड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए वापस एक रुझान के रूप में यहाँ पे दिखाई है। अब सेक्टोरल एक्टिविटी वापस उस पर नज़र डालें तो टेलीकॉम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिल रही है। आप मिड अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली। साथ ही FMCG और पावर सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे इस मिड अप्रैल के सत्र में हमें बाइंग इन सेक्टर्स में नजर आई। पावर सेक्टर्स भी यहाँ पे शामिल है। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात कर रही थी कि कंटिन्यूस पहले थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सेलिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नज़र आई है। IT सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर,
सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियलिटी और केमिकल्स, इन सब में ही आप देखिए तो अच्छी खासी हमें मिड अप्रैल तक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक हम बात करें कि कंटिन्यूस सेलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, तो उन सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल एफआईआईज अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी एफआईआईज की सेक्टोरल एक्टिविटी 15 अप्रैल तक अपडेटेड। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। तो ये कुछ सेक्टर्स पे एफआईज अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ सेक्टर्स पे बिकवाली भी कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने कहा कि खरीदारी हुई है। भारतीय एयरटेल का एक बार चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। थोड़ी स्थिति यहाँ पे आज उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही, आधा फीसदी गिरकर भारतीय एयरटेल कर रहा है कारोबार। शुरुआत ठीक हुई थी। पालवे जी, भारतीय एयरटेल जिनके पास नहीं है, क्या इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं या फिर अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए? तो श्रेया जी देखिए, स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड तो देखने को मिला है। हालांकि आज एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनी, बट हमें लगता है अगर छोटा मोटा डिप भी मिलता है टुवर्ड्स 1850 1860 की तरफ, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। और स्टॉप लॉस रखना होगा 1840 का। हमें लगता है ये स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। अपसाइड में हमें लगता है ये 1950 की तरफ स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। चलिए, अब मार्केट में बैन अपडेट लिया क्या हमने अब तक? बैन अपडेट ले लेते हैं। पहले बताते हैं कौन से स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें टाटा एलेक्सी 109% पोजीशन सेल, 94% पोजीशन सेल। इंटरेस्टिंग है। बैन से बाहर दो स्टॉक बॉर्डरलाइन केस, नैल्को और एंजल वन, दोनों 77% और 82%। चलिए, अब मार्केट का पंचनामा का टीजर करते हैं। श्रेया बताइए, क्या सवाल आया आज? जी, सवाल एनबीएफसीज के स्टॉक से ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही 52 वीक के आसपास। इन दोनों पर्टिकुलर काउंटर से कौन सा बेहतर लग रहा है? सोनिया जो पूछ रही हैं। बजाज फाइनेंस विदाउट अ डाउट। आई थिंक मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप कोई भी सेक्टर चुनें उसमें नंबर 1 प्लेयर के साथ रहें, फ़ायदे में रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल था वोडाफोन आइडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल। दूसरा बड़ा एग्जांपल हुआ इंडिगो वर्सेस स्पाइस जेट। एक और बड़ा एग्जांपल आपको देखना है तो HDFC बैंक वर्सेस कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, AU बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, कोई भी उठा के देख लीजिए। बजाज फाइनेंस वर्सेस कोई भी NBFC उठा के देख लीजिए आप, चाहे LTF हो, भले आज चला है, M&M फाइनेंस हो, आदित्य बिरला फाइनेंस हो, कोई भी NBFC उठा के देख लीजिए। तो उस हिसाब से जो नंबर 1 प्लेयर है उसके साथ रहें। और मुथूट वर्सेस बाकी सब प्लेयर्स, तो ये हमेशा रहेगा। चोला वर्सेस बाकी सब प्लेयर्स, बजाज फाइनेंस वर्सेस बाकी सब प्लेयर्स, बजाज फाइनेंस विदाउट अ डाउट। ठीक है, बजाज फाइनेंस पिक कर। एक और सवाल लेते हैं। ऑटो सेक्टर में अच्छी तेज़ी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बजाज ऑटो सभी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। उसी में से एक सवाल रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं। TVS मोटर उन्होंने 2600 की इनकी खरीद है और करना क्या चाहिए पूछ रहे हैं। होल्ड कर सकते हैं? 1 महीने के लिहाज से क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत सिंपल चीज़ होगी, आज किलो का स्टॉप लगा लें, क्योंकि अगर वो लग भी गया तो भी उनका प्रॉफिट ही होगा। 2600 पे लिया है और क्योंकि वो ट्रेडर हैं, अगर 1 महीने का भी होता आप ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर में तो फिर स्टॉप के साथ बने रहें। स्ट्रॉन्ग है स्टॉक काफ़ी। हम जिस बात भी कर रहे थे कि 2 व्हीलर्स में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल यहाँ भी चाहें तो आप बने रह सकते हैं। चलिए, बाकी के सवाल हम 335 पर डिस्कस करेंगे। शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट का पंचनामा की। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक्चुअली पंचनामा रिज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि एक तो लंबा वीकेंड भी आ गया था, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। खैर, एनीवे, अब थोड़ा सा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। वो करीब करीब 11% के करीब ऊपर आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। और उसके अलावा क्या चल रहा है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 60 to 90 के आसपास। शिल्पा जी, BSE कैरी करना बनता है क्या? अनुज जी, कैरी करना तो बनता है। 6500 भी लग रहा है कि इजीली होना चाहिए कल तक। बट अगर अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी है किसी के पास, आप बुक भी कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस विल नॉट रिकमेंड। ओके, BSE 6098 6300 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ BSE हो गया, CDSL हो गया। ये दो थीम्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और एटर्नल फाइनली आई थिंक, जिसको मैंने आज इंक्लूड भी किया था अपनी टीम में, इज़ आई थिंक सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। सारे एवरेजेस के ऊपर
आज एक दूसरा कंसेक्यूटिव क्लोज है। केमिकल बास्केट में यूपीएल जो कॉल थी राजेश पालवी जी की, वो अच्छा करके गई, आज डे हाई पे क्लोज हो रहा है। एसआरएफ आपकी स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, एसआरएफ 3034 पे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3035, एक सेकेंड, यस, ये ऑल टाइम हाई क्लोज है, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर एसआरएफ। तो केमिकल बास्केट के एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे, यूपीएल इस रेंज के हाई पर। और अगर आप देखें 2 स्टॉक्स जो कि अच्छा आज क्लोज दे रहे हैं, उसमें ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। एमसीएक्स 5931, ये भी पोस्ट 12 फरवरी अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे, थैंक्स टू गोल्ड, जो कि आज ऑलमोस्ट 97,000 की ट्रेजेक्टरी में गए थे। और जो इस रेंज में बहुत अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने पिछले 3-4 दिन के मोमेंटम को सस्टेन किया, उसमें एक SBI लाइफ भी है 1630, मुझे याद अच्छी तरीके से, गुरुवार को क्लोजिंग में इसमें एक स्विंग आया 1595 से, स्टॉक 1600 की ट्रेजेक्टरी को काट के 1610 पे क्लोज देखे गया था, पर आज 1630 पे। इसी स्पेस का दूसरा स्टॉक आज HDFC लाइफ, जहां कोलैप्स हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग रहा, स्टेबल रहा। और एक स्टॉक और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जिसमें आज अंतिम दौर तक आते आते तेज़ी अच्छी थी बट वेल डिफाइंड, निफ्टी IT, और IT में कोफोर्ज का आज का एक बार फिर से इंट्राडे हाई 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहा, उस ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पाया। बट निफ्टी IT मोर और लेस अगर आप देखें तो आज 750 अंकों का एक पुल बैक ले जा रहा है। और एक छोटी स्क्रिप्ट बताऊं मैं आपको, बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे NHPC एट 8790, यस, NHPC का क्लोज भी ये जो आ रहा है 21 अक्टूबर के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज, स्ट्रॉन्ग मूव है। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए, समझने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और सच बताऊं तो आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी फंसे हुए स्टॉक्स भी चले हैं, तो वो काफ़ी लोगों को राहत मिली होगी। सबसे बड़ा एग्जांपल तो उसमें वोडाफोन ही होता है हर बार, लेकिन बंधन बैंक हो, चाहे RBL हो, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आई थिंक लोग फंसे हुए थे। इंडसइंड बैंक है, ट्रेंड है जहाँ पर काफ़ी आज डिलीवरी है, काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पर थोड़ी सी लोगों को राहत मिली होगी आज जिस तरीके के मूव्स आए। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग। और शानदार क्लोजिंग, निफ्टी करीब 350 पॉइंट ऊपर 24,125 पर। कहने को आप कह सकते हैं कि डे हाई पर नहीं बंद हुआ, लेकिन देखिए 24,180, 190 और 24,127 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंसिडरिंग जिस तरीके की आज मार्केट ऑलरेडी गेंस पर बैठा है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के गेंस घर ले जा रहा है 55,300 पर। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने शानदार मूव्स दिए आपको। निफ्टी IT भी करीब 2.25% ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 2.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन शानदार था, ऑलमोस्ट 4:1 का एडवांस डिक्लाइन था आज आपको ये देखने को मिला। अब आते हैं आज के सेक्टोरल हीट मैप पर, देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे यहाँ पर। सिर्फ एक FMCG को छोड़ दें जहाँ थोड़ा सा आज क्लियरली रिस्क ऑन था मार्केट, तो FMCG में प्रॉफिट बुकिंग आई 1% नीचे था। उसके अलावा सारे इंडेक्स ग्रीन में थे। PSU बैंक्स ने लीड किया 2.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 1.9%, मेटल्स 2%, रियल एस्टेट 2.4%। तो क्लियरली थोड़ा सा डॉलर का फैक्टर और थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पर नंबर्स का ये आपको देखने को मिला। तो सारे के सारे सेक्टर्स उसके अलावा FMCG के अलावा ग्रीन में थे। निफ्टी का हीट मैप देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टेक महिंद्रा, आज का टॉप गेनर 5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, ट्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI, एक्सिस, रिलायंस ने भी आज थोड़ा सा कमान संभाली। इन्फोसिस हालांकि डे हाई पर नहीं बंद हुआ, लेकिन फिर भी 2% ऊपर। हिंडाल्को, SBI लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर तेज़ी थी। नीचे क्या था, ज़्यादातर FMCG स्टॉक्स, ITC, लीवर, एशियन पेंट्स, नेस्ले और एक आध अदानी ग्रुप का स्टॉक लाइक अदानी पोर्ट्स। लेकिन कुल मिलाकर शानदार क्लोज मार्केट की। फिर क्लोज में वही दिखा था स्टैट्स अपने स्क्रीन पे, क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग थी इस आज की तेज़ी के पीछे भी। और कहीं आपका कोई शॉर्ट रेट फंसा होगा, कहीं लॉन्ग से आप बहुत प्रसन्न होंगे, तो आप यकीनन अपना कोई प्रश्न पूछना भी चाहते होंगे। तो मार्केट का पंचनामा ताज़ा तरीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड से थोड़ा सा फ्रेश होके आया है, लौटा है। आज अनुज और श्रेया के साथ मिलकर आपके प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इस तेज़ी को एंजॉय करिए। कल का दिन मंगलवार, कहते हैं कि मंगलवार वैसे ही बाजार के लिए अच्छा होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल सुबह एक बार फिर से ये पैनल आपके साथ मुलाकात करेगा, सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।